सो हे गाइस, वेलकम बैक टू फास्ट एंड स्टूडियो। दोस्तों, आज हमारा पहला चैप्टर जब होने जा रहा है वन शॉट सीरीज का इलेक्ट्रोस्टैटिक का। आपने थंबनेल और टाइटल देख लिया होगा। तो मैं चाहता हूँ यार, आप कुछ प्री रिक्विजिट्स है मेरी तरफ से जो आपको पहले से करके आने हैं और जो आपको लेक्चर के बाद करना है वो मैं आपको पूरा ब्रीफ में बता दूंगा अगले 2 मिनट में। किसी भी कोर्स पर आंखें बंद करके बिलीव नहीं करते, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो आप मेरे भी कोर्स, मेरे भी जो लेक्चर्स हैं इन पे बिलीव मत करो। मैं जो ओवरव्यू दे रहा हूँ, अगर आपको वो अच्छा लगता है, उससे कुछ समझ आता है, तभी आगे बढ़ना। देखो यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेक्चर आपको देखने से पहले सारी बातें मेरी याद रखनी है। सबसे पहले क्या करना है आपको? सबसे पहले क्या करते हो लेक्चर देखने से पहले? एक कॉपी ले लेनी है। कॉपी लेके बैठ जानी है यार आपको। कॉपी लेके आनी है, फिर स्लैश नोटबुक लिख सकते हैं यहाँ पे, नोटबुक। कॉपी और पेन और नोटबुक लेके बैठना है। कोई यहाँ पे वेब सीरीज नहीं चल रही है जिसको आप देख के एंजॉय करोगे। आपको मजा नहीं आएगा जब तक आप चीजों को नोट नहीं करोगे, चीजों को याद नहीं करोगे, ठीक है। सबसे पहले आपको एक कॉपी और नोटबुक लेके बैठना है। दूसरे नंबर पे यार, दूसरे नंबर पे मैं चाहता हूँ आप लेक्चर से पहले कुछ पढ़ के आए। मान लीजिए आपने कोचिंग के नोट्स पढ़ रखे हैं या फिर आपने बेसिक लेवल पे बोर्ड्स की थ्योरी पढ़ रखी, तो आपको कुछ ना कुछ एटलीस्ट पढ़ के आना है। तो मैं आपका चाहता हूँ आपको बेसिक नॉलेज स्पेलिंग गलत है, ठीक है या नोट्स। देखो, तुम्हारे पास बेसिक नॉलेज होनी चाहिए चैप्टर की, प्रॉपर नोट्स बने होने चाहिए। एंड लिखना था मेरे को यहाँ पे, एंड नोट्स। तुम्हारे पास कोचिंग के नोट्स होने चाहिए, या कोचिंग के नोट्स नहीं, तुम्हारे पास एटलीस्ट बेसिक लेवल की नॉलेज होनी चाहिए चैप्टर की। 4-5 क्वेश्चन तुमने लगाए हो, क्योंकि यार ये रैंक बूस्टर है यार। तुम्हारे यहाँ पे रैंक बढ़ेंगे, कुछ कुछ तुम्हें इंपॉर्टेंट बातें याद होंगी और कुछ कुछ रिवीजन हो जाएगा तुम्हारा। तो ये पूरा लेक्चर नहीं है, आपको पता ही होगा, वन शॉट है। तो मेरा यार ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तुम्हें बेसिक नॉलेज चैप्टर की होनी चाहिए और नोट्स एक बार रिवाइज करके आने चाहिए। और नोट्स नहीं बनाए हैं तो नोट्स पहले बनाना, उसके बाद ये लेक्चर देखना। अगर बिल्कुल ही कुछ नहीं पता, सिर्फ और सिर्फ तुम ऐसा रिवीजन के लिए आ रहे हो, तो बहुत तुम्हारे लिए बेहतरीन लेक्चर है। तो 4th पॉइंट लिख देता हूँ, 3rd पॉइंट लिख देता हूँ, बेस्ट फॉर रिवीजन। ये जो लेक्चर है यार, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन की पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ कुछ ट्रिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो, तो ये बेस्ट लेक्चर है यार। इससे बेस्ट तुम्हें वन शॉट मिल तो जाएंगे यार, लेकिन ढूंढना पड़ेगा। तो ये तुम्हारा यार 3rd पॉइंट हो गया। 4th पॉइंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आखिरी पॉइंट है, ठीक है। आपको लेक्चर देखने के बाद क्या करना है? देखो, इसके बाद तो आपको सीधा मेरे लेक्चर देख लेने हैं। ये जो मैं लेक्चर करा रहा हूँ, सीधा आपको लेक्चर देख। और 4 पॉइंट देखो यार, 4 पॉइंट में क्या कह रहा हूँ, इसके बाद आपको करना क्या भैया, होमवर्क क्या है हमारा, या हमको क्वेश्चन की प्रैक्टिस कैसे करनी है। देखो, या तो यार एक चीज होगी इलस्ट्रेशंस, या तो मैं आपको तुमको इलस्ट्रेशन करा दूंगा। अगर मेरे इलस्ट्रेशन उस टाइम नहीं आ पाते हैं, किसी भी कारणवश एग्जाम्स आ जाते हैं मेरे कॉलेज के या कुछ भी हो जाता है, तो आपको मेरे इलस्ट्रेशन की जगह क्या करना है, कहीं से क्वेश्चन लगा लेने हैं, प्रेफरेबली डीसी पांडे स्पेलिंग गलत है, सॉल्व एग्जाम्पल्स, डीसी पांडे सॉल्व एग्जाम्पल तुमको करने हैं। टॉपिक वाइज सॉल्व एग्जाम्पल दिए होते हैं, 5-5, 6-6 होते हैं टॉपिक के। मुश्किल से 20 भी नहीं होंगे, 20-25 होंगे। तुमको वो रटने हैं यार। रटना इन द सेंस, समझो अच्छे से, खूब अच्छे से देखो। तुम्हें सॉल्व नहीं करने, उनसे सीखना है तुम्हें। समझ गए यार तुमको क्या करना है? अगर मेरे इलस्ट्रेशन नहीं आ पाए हैं तो तुम्हें डीसी पांडे के सॉल्व एग्जाम्पल कर लेने। और आखिरी पॉइंट, इन सब के बाद तुम्हें करने हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जेई मेंस के 2019 से 2021 तक के, ठीक है। ये हमारा बेसिक ओवरव्यू हो गया लेक्चर को देखने का, कैसे लेक्चर में शुरुआत करनी है, कैसे अंत तक जाना है। तुम्हारी उंगली पकड़ के मैं तुमको एंड तक ले जाऊंगा। मैं चाहता हूँ यार तुम सब चीज़ें अप्लाई करो, प्रॉपर नोट्स बनाओ उसके बाद। और अगर तुम्हारे शॉर्ट नोट्स नहीं बने हैं तो ये तुम्हारे शॉर्ट नोट्स की तरह भी काम आ सकते हैं। तो अच्छे से लेक्चर को देखना है। चलो सीधा लेक्चर पे आ जाते हैं। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं आज के हमारे पहले टॉपिक से, जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रो से जाके लिखेंगे थोड़ा, स्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो यार हेडिंग डाल लो, कॉपी पेन लेके बैठो और चलो स्टार्ट करते हैं। पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं, बेसिक ओवरव्यू ले लेते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक होता क्या है, नाम क्यों ऐसा इलेक्ट्रोस्टैटिक पड़ा, उसका तो बेसिक समझ के चलते हैं यार। एक Q1 है, एक Q2 चार्जेस, दो चार्जेस हमने मान लिए, 2 पॉइंट चार्जेस Q1 Q2, जो कि r डिस्टेंस की दूरी पे रखे हैं
और स्टैटिक चार्ज है, स्टैटिक चार्ज है, स्टैटिक मतलब रेस्ट पे है, दोनों हिल नहीं रहे हैं, अपनी जगह पे खड़े हैं। ये दोनों चार्जेस पे जो फोर्स लगेगी यार, जो फोर्स लगेगी इन दोनों चार्जेस पे, इस चार्ज पे इसकी वजह से जो फोर्स लगेगी बराबर होगी इस चार्ज पे इसकी वजह से जो फोर्स लगेगी, जो कि बराबर होगी F इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। इस पे कोई फोर्स लग रही होगी, हमें नहीं पता डायरेक्शन क्या है, इस पे कोई फोर्स लग रही होगी, दोनों बराबर होंगी, एक दूसरे की वजह से लग रही होगी। और इसके साथ हम आर वेक्टर लगा देते हैं, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर होता है। आर वेक्टर की आपको चिंता नहीं करनी है, वो आपको क्वेश्चन में तरीका बता दूंगा कैसे डिस्टेंस डायरेक्शन निकालते हैं, आपको पता ही होगा। प्लस प्लस रिपेल करते हैं, प्लस माइनस अट्रैक्ट करते हैं, तो उसके हिसाब से डायरेक्शन लगा लेना। मैग्नीट्यूड ये होता है और के की वैल्यू निकल के आती है 1/4πε0। तो सिंपल बेसिक था यार, दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगती है बराबर होती है और इक्वल टू आती है Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर के। आर क्या होता है, उनके बीच का डिस्टेंस होता है, सिंपल नोट कर लो। और बहुत जगह पे के की वैल्यू 1/4πε0 लिखूंगा तो उसको कंफ्यूज मत लेना। तो सिंपल से बेसिक हमारा ओवरव्यू हो गया। तो मेन मुद्दे पे बढ़ते हैं, जो हमारा मेन मुद्दा है चैप्टर करने का, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं जेईई मेंस, एडवांस बिटसेट, वीआईटी वगैरह में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड्स ड्यू टू वेरियस ऑब्जेक्ट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वेरियस ऑब्जेक्ट। देखो थोड़े से फॉर्मूले हम ले आएंगे यहाँ पे, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स आएंगे, जैसे रिंग हो गया, पॉइंट चार्ज हो गया, लाइन चार्ज हो गया, इनफाइनाइट लाइन हो गया, सेमी इनफाइनाइट लाइन चार्ज हो गया, सबके बारे में बातें होंगी, बहुत शॉर्ट में होंगी, फॉर्मूले रिवाइज होंगे। तो बेसिकली आपका यहाँ पे सारा रिवीजन हो जाएगा यार। तो पहला हमारा ऑब्जेक्ट, और नोट करते जरूर चलना, जो मैं इंपॉर्टेंट आपको ट्रिक्स बता रहा हूँ वो नोट करते चलना, उससे आप काफी काम आएंगी आपके वो। तो हमारा सबसे पहला यार ऑब्जेक्ट आता है जो है पॉइंट चार्ज। सबको पता ही होगा इसका फॉर्मूला क्या होता है पॉइंट चार्ज का, बेसिकली कुछ नहीं होता है। Q1 चार्ज हमारा रखा हुआ है और हमें इससे r डिस्टेंस पे एट अ पॉइंट P इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आती है यार, बताओ क्या आती है, पता ही होगा तुमको यार, बहुत इजी होती है, K Q1 बाय आर स्क्वायर इंटू आर वेक्टर। आर वेक्टर क्या, कुछ नहीं होता है, डायरेक्शन पता लगाते हैं। पॉजिटिव वेव से डायरेक्शन ऐसी आएगी, नेगेटिव वेव से डायरेक्शन ऐसी आएगी, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है, क्वेश्चन में देख लेंगे वो। के Q1 बाय आर स्क्वायर इतना मैग्नीट्यूड होता है, आर वेक्टर क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है उसकी वजह से आर वेक्टर लग जाता है। सिंपल इतना से याद रखो, डिब्बा बना के नोट कर लो। बहुत जगह पूछते हैं, सीधा सीधा क्वेश्चन उठ के आ जाता है, पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, इसको नोट करो। आगे बढ़ते हैं, सिंपल हटाओ, इसको हटाओ, बी पॉइंट पे आते हैं अपने। और मैंने इसको इसलिए मिटा दिया क्योंकि अगला वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, जगह लेने वाला है, इसलिए। हाँ, बी पॉइंट आता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं बार बार नहीं लिखूंगा, समझ जाना। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज, ड्यू टू लाइन चार्ज। अब लाइन चार्ज क्या होता है भैया, मान लो तुम पे एक पेन है, पेन पे तुमने कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, बना ही लेते हैं। तुम पे यार एक पेन है, लाइन है पूरी एक, उस पर तुमने कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। मान लिया तुमने प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जैसे अज्यूम कर रहे हैं। और तुम्हारा जो वायर है उसकी लेंथ 1 मीटर है, मान लेते 1 मीटर है, और उसके ऊपर चार्ज तुमने 10 कूलम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। तो उसकी जो डेंसिटी आएगी, उसकी लैम्डा डेंसिटी आएगी, लैम्डा वो आएगी चार्ज अपॉन लेंथ, कूलम अपॉन मीटर। तो एक हम डेंसिटी डिफाइन करते हैं लाइन चार्ज पे जो होती है, हमने रैंडम कोई चार्ज उसके ऊपर कितना 10 कूलम डाल दिया, 20 कूलम डाल दिया, और उसकी लेंथ से हमने डिवाइड कर दिया, तो डेंसिटी निकल के आ जाती है चार्ज की उस वायर के ऊपर, ठीक है, एक तार के ऊपर डेंसिटी निकल के आ जाती है। अब हम r डिस्टेंस पे एट अ पॉइंट P इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करने जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट निकल के आते हैं यार, याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रट्टा मत मारो, समझो सिर्फ अभी। EX थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, तुमको दिखेगा नहीं फिर, EX और EY, दो कंपोनेंट निकल के आते हैं यार, EX और EY। इनके फॉर्मूले क्या होते हैं, इसके लिए हमें थोड़ी ज्योमेट्री की जरूरत पड़ती है, बुरा मत मानो यार तुम, हाँ थोड़ी ज्योमेट्री की जरूरत पड़ती है। हम यहाँ पे दो एंगल बनाते हैं यार, एक अल्फा एक बीटा। अल्फा एंगल होता है वो लाइन के ऊपर, इस वाली लाइन के ऊपर वाला एंगल होता है, बीटा एंगल होता है इस वाली लाइन के नीचे वाला एंगल होता है। और ये आपको दी हुई है, यहाँ से उठा के यहाँ लिख देते हैं, r सेंटीमीटर की दूरी लाइन चार्ज से P पॉइंट जो कि r डिस्टेंस की दूरी पे, वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आता है EX वाली, जो कि वायर के परपेंडिकुलर है, EX जो कि वायर के परपेंडिकुलर है इधर को, उसकी वैल्यू आती है यार लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r
साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ऐसे ई वाई की वैल्यू आती है यार लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा। तो सिंपल यार ये हो गया, ठीक है। नोट कर लो, ये दोनों पे डब्बे बना लो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, डब्बे बना लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं यार। देखो अब आता है मेरा यहाँ पे एलिमेंट, जो मैंने कुछ ट्रिक्स बना रखी हैं। थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है बच्चों को याद करने में क्योंकि आगे मैग्नेटिक फील्ड में भी सेम टू सेम ऐसे कुछ फॉर्मूला होता है कॉस साइन में। तो सिंपल मैं तुम्हें यार यहाँ पे बता दे रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना, बहुत ही ईजी ट्रिक है। देखो ट्रिक है हमारी पी सी एम, एम तो भाई बहुत ही अच्छा एम बना दिया, पी सी एम। तो सिंपल हमारी यार ट्रिक है पी सी एम। ये फिर हमने एम में कुछ गड़बड़ी कर दी यार, एम नहीं बन रहा है हमसे। तो यार हमारी ट्रिक है पी सी एम, पी से पैरेलल, पैरेलल, सी से कॉस, एम से माइनस। सिंपल यार पी सी एम याद करना है, पी पैरेलल यानी कि वायर के जो पैरेलल है यानी कि ई वाई, वायर के जो पैरेलल है ई वाई वो है, उसमें आता है कॉस और कॉस के साथ आता है माइनस। सिंपल याद हो गया फॉर्मूला, रट के चले जाओ, सिंपल पी सी एम खत्म हो गया। देखा कितना आसान था यार, कुछ नहीं है, वायर के पैरेलल तुमको कॉस लगाना है, माइनस लगाना है। देखो पैरेलल ई वाई कॉस के साथ माइनस, सिंपल है। ई एक्स के साथ उसका उल्टा हो जाएगा, साइन के साथ प्लस। तो ये हमारी छोटी सी ट्रिक थी यार, याद कर लो, नोट कर लो, गोला बना लो कि पैरेलल कॉस माइनस पी सी एम। और हमारे वायर से हमने लाइन चार्ज के बारे में यहाँ पे बातें कर ली। तो तुम्हें समझ आ गया होगा या फिर कट गया तुम्हारा थोड़ा सा? नहीं कुछ नहीं कटा, साइन अल्फा साइन बीटा सब आ गया फ्रेम में। तो इसको मैं रब कर दूँ, चलो रब ही कर देते हैं यार, रब कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने अगले वाले पे, सी वाले पे, सी वाले पे आगे बढ़ते हैं यार। हमारा सी वाला क्या आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर से नहीं लिखूंगा मैं, ड्यू टू, अब आता है यार इनफाइनाइट लाइन चार्ज, इनफाइनाइट लाइन चार्ज। अभी तक यार हमने बात करी थी, अभी तक हमने बात करी थी एक हमारे पास लाइन चार्ज था, उसकी वजह से अल्फा बीटा पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही थी, ई एक्स ई वाई, इसके फॉर्मूले आपको आ गए। अब आता है यार ये क्या बला होती है यार, इनफाइनाइट लाइन चार्ज क्या बला होती है। इनफाइनाइट लाइन चार्ज कोई बला नहीं होती यार, हम पे ये, हम पे वायर था, हमारे पास लास्ट वाले फॉर्मूले में ये हम पे वायर था। हमने क्या करा यार, इसको पकड़ के ऐसे स्ट्रेच इन्फिनिटी की तरफ ले गए, पूरा स्ट्रेच करके इन्फिनिटी तक ले गए, ठीक है, इन्फिनिटी तक ले गए। इसकी वजह से हम सेम टू सेम वही चीज करना चाह रहे हैं कि आर डिस्टेंस पे, पी पॉइंट पे, आर को ज्यादा ही गंदा कर दिया हमने यार, आर डिस्टेंस पे पी पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं। तो वैसी सेम टू सेम वैसी ज्योमेट्री बना लो यार, ई एक्स ई वाई वाली, ई एक्स ई वाई, ई एक्स ई वाई, तुमने लिख लिया ई एक्स ई वाई। इनफाइनाइट वायर की वजह से आर डिस्टेंस पे पी पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट आते हैं, ई एक्स ई वाई, जैसे हमने उसमें बताया था। उसमें इनफाइनाइट नहीं था, उसमें कुछ लेंथ थी, इस बार इनफाइनाइट वायर है। और मान लेते हैं अभी तो ये अल्फा, पिछली बार भी हमने देखा था ये अल्फा होता था, लाइन के नीचे वाला एंगल बीटा होता था, ठीक है, ये दोनों एंगल अल्फा बीटा होते थे। और फॉर्मूला हमारा क्या निकल के आया था पिछली बार यार, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ऐसे यार हमारा ई वाई का फॉर्मूला आया था, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा, ठीक है, हमारे फॉर्मूले निकल के आए थे सिंपल, ठीक है। और अब देखो यार, बहुत सिंपल मैं ट्रिक बताता हूँ तुम्हें, इनफाइनाइट वायर के बारे में निकालना है, कुछ मत करो यार, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 रख दो, सेम टू सेम लाइन चार्ज वाले फॉर्मूले में तुम्हारे पास ये वाला इसका फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। पहले रख लेते हैं फॉर्मूला, फिर बताऊंगा अल्फा बीटा को 90 हमने क्यों रखा। तो फॉर्मूला आता है लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, 2 क्यों आया, 1 + 1 2, 2 4 से 2 बच गया, 2 बच गया। और यहाँ पे cos 90 माइनस cos 90 इक्वल्स टू 0। तो यार सिंपल ई एक्स हमारा आ गया लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, बोला ई वाई आ गया हमारा लैम्डा अपॉन 0 वाला, सॉरी ई वाई हमारा आ गया 0, ई वाई हमारा आ गया 0। अब ये बताओ यार, आपसे सोचते हैं अल्फा बीटा 90 हमने क्यों रखा, अल्फा बीटा 90 क्यों रखा, सोचो सोचो। ऐसा इसलिए रखा, देखो यार, अब हमने पिछले वाले वायर में बात करी थी, ये जो एक एंगल बन रहा था अल्फा, ये एक अल्फा और एक एंगल बन रहे थे कुछ लेंथ पे। अब एक बार इमेजिन करके देखो यार, हमने ये लेंथ ली, ठीक है, इसका यहाँ पे अल्फा एंगल बनाया, और हमने फिर ये लेंथ ली और इसका यहाँ पे एक अल्फा एंगल बनाया, ठीक है। ये छोटी लेंथ में छोटा एंगल अल्फा बन रहा था, बड़ी लेंथ में बड़ा एंगल अल्फा बनेगा।
ऐसी इनफाइनाइट लेंथ पे अल्फा बढ़ता जाएगा और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि अल्फा और बीटा की वैल्यू 90 के बराबर आ जाएगी यार, 90 के बराबर, बिल्कुल सीधा हो जाएगा यार, अल्फा बीटा की वैल्यू 90 के बराबर आ जाएगी। समझ रहे हो क्यों आई? क्योंकि देखो इनफाइनाइट तक जाते अल्फा ऊपर बढ़ता रहेगा, बीटा नीचे की तरफ बढ़ता रहेगा और अल्फा बीटा की वैल्यू आ जाएगी 90, इसलिए इनफाइनाइट वायर में हम लगा देते हैं 90। तो फॉर्मूला नोट करो, लॉजिक समझा दिया तुम्हें, रटने का तरीका बता दिया यार, और क्या चाहिए तुमको? ठीक है, जिसको आता है स्किप कर सकता है क्योंकि बहुत से बच्चे पढ़े बैठे होते हैं, तो नोट कर लो, उसको नोट कर लो। हट जाता हूँ, जो मैंने बताया, जो मैंने बका, गोले बनाओ यार, उस पर गोले बनाओ और उसको ढंग से याद कर लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, और कुछ लोग यार उसको एक और तरीके से याद रखते हैं, जो लैम्डा 4/2πε0 को के लिख लेते हैं, मतलब के का इस्तेमाल कर लेते हैं 1/4πε0। तो ये यहाँ पे तुम के की ये वैल्यू डाल के भी फॉर्मूला निकाल सकते हो, सेम ही बात होती है। तो फॉर्मूला में लिख ही देता हूँ, क्या आता है? फॉर्मूला आता है 2k λ/r, कि तुम के की वैल्यू डाल के यहाँ पे रख लो, हो जाएगा तुम्हारा सेम टू सेम। तो रब कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यार आगे ही बढ़ना मनुष्य का काम होता है, जितना आगे बढ़ेंगे उतना ही सही रहता है। जल्दी से गंदगी हटाते हैं, अगले वाले पॉइंट पे आ जाते हैं, जो है हमारा डी पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, फिर से नहीं लिखूंगा, चार्ज रिंग, चार्ज सर्कुलर रिंग कह लो, इस तो रिंग सर्कुलर ही होती है, चार्ज रिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है हमको चार्ज रिंग की वजह से। सोचो क्या फॉर्मूला आ सकता है इसका, तुम लोग को होगा, रिवाइज करो, मैं एक बार फिर से रिवाइज कराता हूँ तुम्हारा। देखो हमारे पास यार ये रिंग दी हुई है, थोड़ा मोटापा हमने रिंग का बढ़ा दिया, ठीक है, 3D फिगर है, 3D फिगर है, अंदर की तरफ है रिंग की मोटाई, समझ रहे हो, अंदर की तरफ। देखो समझाने की तुम्हें कोशिश करते हैं यार थोड़ा सा, हमारे पास ये रिंग है, खोखली है यार, इसमें तो खोखला नहीं है, ये खोखली रिंग है, ऐसी रिंग को हमने ऐसे रख दिया है, अंदर की तरफ है एंग, देखो थोड़ा सा बना ही लेते हैं यार, आर डिस्टेंस पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, इसका फॉर्मूला हमें बताना है, क्या आएगा तुम्हें अब आता ही होगा। तो देखो ये हमारे पास रिंग थी, रिंग को हमने ऐसे रख लिया, तो आर डिस्टेंस पे हम ऐसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं, आर डिस्टेंस पे, समझ लेना ऐसे करके रखी हुई है रिंग को, हमने ऐसे घुमा के यहाँ रख रखा है, समझ लेना 3D फिगर है ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। तो एक रिंग की वजह से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारा फॉर्मूला आ जाता है, सिंपल सा यार, के क्यू आर बाय, इस रिंग का रेडियस आर है, आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर, जो कि डिस्टेंस है पी पॉइंट का, अप की पावर 3/2। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, रटने की कोशिश मत करना, समझने की कोशिश करना। एक रिंग की वजह से आर डिस्टेंस पे पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आता है के क्यू आर बाय कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर की पावर 3/2, के क्यू आर बाय कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर की पावर 3/2। 3-4 बार मेरे साथ बोलोगे तुम्हें खुद से यार याद हो जाएगा, दिक्कत नहीं लेनी है। और के की जगह बहुत से लोग 1/4πε0 भी लिख लेते हैं, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है हमको, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, सीधा सीधा तुमसे पूछ लेते हैं, नोट करो और इसको डिब्बे में भी बना लो, डिब्बा बना लो इस पे। चलो आगे बढ़ते हैं, ये हमारी हो गई यार सर्कुलर रिंग की बात। क्या हो गई यार हमारी सर्कुलर रिंग की बात। चलो अब आ जाते हैं हम चार्ज रिंग सेगमेंट पे। चार्ज रिंग सेगमेंट अभी हमने पूरी उसकी बात करी थी, अब आ जाते हैं चार्ज रिंग सेगमेंट की बात करते हैं। चार्ज रिंग सेगमेंट क्या है यार, अभी हमने पूरी रिंग की बात करी थी, अब रिंग के छोटे से हिस्से की हम बात करेंगे, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे। तो अभी तक हम रिंग को ऐसे करके देख रहे थे, अब रिंग को ऐसे पलट के ऐसे करके देख लेंगे। तो छोटा सा हिस्सा मान लो रिंग का, होगी रिंग यार कहीं पे, थोड़ा नीचे बनाते हैं इसको, छोटा सा हिस्सा मान लो यार रिंग का ये है, बाकी रिंग होगी कहीं पे जा रही होगी, सेंटर ये रिंग का यहाँ पे होगा, और ये आ गया आर रेडियस रिंग का। तो देखो अब हमें पी पॉइंट पे, किसी पी पॉइंट पे हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, इस सेगमेंट की वजह से यार हमको पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो सोचो यार क्या फॉर्मूला होगा, थोड़ी ज्योमेट्री लगती है इसमें, जिसने फॉर्मूला डिराइव करा होगा, वैसे तो सिंपल ही होता है, सीधा सीधा बच्चे रट ही लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इक्वल्स टू
2k लेमडा बाय आर साइन अल्फा बाय 2। अल्फा क्या होता है भैया? अल्फा कुछ नहीं होता यार, ये वाला जो एंगल बन रहा होता है इसे हम अल्फा कह देते हैं, इसे हम अल्फा कह देते हैं। तो सिंपल फॉर्मूला है, इसको यार नोट कर लो, रट लो, डिब्बे बना लो, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कहीं कहीं आ जाता है ये, सीधा सीधा फॉर्मूले में भी आ जाता है। 2k लेमडा बाय आर, 2k लेमडा बाय आर, 2k लेमडा बाय आर साइन अल्फा बाय 2। आर आएगा यहाँ पे कैपिटल, क्योंकि आर जो है हमारी रिंग का रेडियस है, आर जो है हमारी रिंग का रेडियस है। 2k लेमडा बाय आर साइन अल्फा बाय 2, 2k लेमडा बाय आर साइन अल्फा बाय 2। समझ गए होगे यार? रिंग सेगमेंट की वजह से, रिंग सेगमेंट की वजह से हमारे पी पॉइंट पे आता है 2k लेमडा बाय आर अल्फा बाय 2, 2k लेमडा बाय आर अल्फा बाय 2। उसको रब कर देते हैं, बहुत हमने गुणगान गा लिए 2k लेमडा बाय आर अल्फा बाय 2 के। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैं मार कर को जरा इंक पे ऐप पिला लाता हूँ यहाँ, जब तक तो फॉर्मूले एक बार रिवाइज कर लो। अगला हमारा शायद आता है ई आता है, एफ आता है, देख लेना अपने हिसाब से, मेरे ख्याल से तो एफ आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड डिस्क। अभी तक हम रिंग की बात कर रहे थे, रिंग सेगमेंट की बात करी थी हमने, अब आ जाती प्रॉपर डिस्क। तो डिस्क क्या होती है? डिस्क प्रॉपर ये होता है, सिक्का मान लो, सिक्का होता है, सिक्के को हम ऐसे करके देखेंगे और आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। तो यार ये हमारी डिस्क हो गई, ब्लू पेन से बनाते हैं, ये हमारी डिस्क हो गई यार। अंदर की तरफ इसकी मोटाई ऐसे रखी हुई है हमने, ऐसे करके। तो हमने इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करी आर डिस्टेंस पे एट अ पॉइंट पी, आर डिस्टेंस पे एट अ पॉइंट पी, जिसकी अब देखो थोड़ा सा और इसमें बनाया जाए, खोखली नहीं है यार, एक खोखली नहीं है, इसमें पूरे पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, प्लस चार्ज मान लो, कंफ्यूज मत होना, खोखली नहीं है, प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्क है, सिक्का है यार। और उस चार्ज की डेंसिटी सिग्मा, सिग्मा क्या होता है? टोटल चार्ज अपॉन एरिया ऑफ द डिस्क, टोटल चार्ज अपॉन एरिया ऑफ द डिस्क, डेंसिटी, डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ चार्ज। सिग्मा क्या होता है? डेंसिटी ऑफ चार्ज, टोटल चार्ज ऑन द रिंग प्लस अपॉन एरिया ऑफ द रिंग, टोटल चार्ज ऑन द रिंग अपॉन एरिया ऑफ द रिंग। तो वो आती है डेंसिटी, जो कहते हैं हम सिग्मा कहते हैं। सिग्मा बहुत ही गंदा बनाया हमने, कोई बात नहीं यार। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आता है ई पी इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसका रेडियस आर है रिंग का यार, रिंग का रेडियस आर है। 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर का अंडर रूट। बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा फॉर्मूला लग रहा होगा आपको, कुछ नहीं कर सकते इसमें, आपको याद करना है, याद करना है तो उसको ज़रूर याद करो। डायरेक्ट पूछ लेते हैं यार, डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं, लास्ट ईयर भी आए थे, इस साल भी आएंगे। डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाता है कि एक रिंग तुम्हारे पर डिस्क दी हुई है, आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, तुम्हें खाली वैल्यू पुट करनी होती है। फिर से पढ़ लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है सिग्मा, सिग्मा क्या होती है? डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ चार्ज ऑन द रिंग अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस स्मॉल आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। स्मॉल आर होता है डिस्टेंस ऑफ द रिंग, डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ द रिंग, ओ सेंटर है, डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ द रिंग फ्रॉम पी, पी क्या है जहाँ पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हो। और कैपिटल आर क्या होता है? रिंग का रेडियस, रिंग का रेडियस, रिंग का रेडियस, ये रिंग है, रिंग का रेडियस, रिंग का रेडियस, रिंग हमने ऐसे रखी है, आर डिस्टेंस पे हमने निकाला है रिंग का रेडियस। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, नोट कर लो, नोट कर लो, दिक्कत मत मानो, नोट कर लो सारी। और इन पे क्या गोला जरूर लगा, भूल गया मैं, डिब्बा जरूर बना लिया करना यार, उससे अलग से नजर जाती है ऐसी चीज़ों पे। और डिब्बा जरूर बनाना अपनी कॉपी में, कॉपी पेन लेके बैठो, रिवीजन करो, रिवीजन करो। चलो चलो आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं अपने जी वाले फैक्टर पे, अपने जी वाले ऑब्जेक्ट पे। जी वाला ऑब्जेक्ट हमारा क्या आता है? थोड़े से लेस इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है, नोट करना चाहते हो कर लो, लेकिन इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आ जाते हैं, उतना नहीं आते हैं, लेकिन जब आते हैं तो फ्री के नंबर देके जाते हैं। तो सिंपल सी है हमारे पास आएगा प्लेन शीट ऑफ चार्ज, इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज, प्लेन शीट ऑफ चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। भैया इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज होता क्या है? देखो कुछ नहीं होता है, तुम्हारे पास एल्यूमिनियम फॉइल होगी घर पे, एल्यूमिनियम फॉइल तुमने इतना टुकड़ा लिया, उसको खींच दिया इन्फिनिटी तक, भाई ऐसा खींच दिया कि उसके अंदर थिकनेस ही नहीं बची, तो तुमने इतना लंबा उसको खींच दिया, इनफाइनाइट तक चला गया, इन्फिनिटी तक चला गया। तो ऐसी हमारे पास एक फिगर आती है ऐसे करके, ये तो अरे यार गंदगी नहीं मचानी हमको बस। इनफाइनाइट, ये भी इनफाइनाइट, चारों तरफ से आपने पकड़ के खींच दिया इसको, तो इनफाइनाइट हो गया। इसके ऊपर कुछ चार्ज है, मान लो प्लस चार्ज है, जस्ट अज्यूम कर लो चार्ज है, और ये पूरे में खोखली नहीं है यार, ये कोई रिंग टाइप का ऑब्जेक्ट नहीं है, खोखली नहीं है, इसमें
मटेरियल है तो आप फॉइल नहीं मान सकते, फॉइल को हमने इन्फिनिटी तक खींच दिया और इसके सेंटर से हम निकालना चाहते हैं, इसके सेंटर से हम इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पे निकालना चाहते हैं जो कि आर डिस्टेंस दूर है सेंटर ऑफ द प्लेट से। बहुत सिंपल फॉर्मूला आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और आर वेक्टर लगा देते हैं सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन के लिए। बहुत सिंपल फॉर्मूला होता है, सॉरी माफ करना, बहुत सिंपल फॉर्मूला होता है, यहाँ पे 2 आना है यार, सॉरी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कंफ्यूजन हो जाती है, इसके साथ का ही एक फॉर्मूला और है सही, कांस्टेंट। ये जो मैंने बात लिखी है ना कांस्टेंट, ध्यान लगा के सोचिए कांस्टेंट क्या चीज़ है यार, कांस्टेंट क्या चीज़ है। कांस्टेंट मतलब देखो ये जो तुम्हारे पास फिगर है इसकी वजह से तुम कहीं भी निकाल लो इलेक्ट्रिक फील्ड, आर डिस्टेंस पे निकाल लो, 100 मीटर पे निकाल लो, 20 मीटर पे निकाल लो, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट आएगी, क्योंकि ये एन वेक्टर सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन वेक्टर है, तो इसकी चिंता मत करना, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन वेक्टर होता है, डायरेक्शन के लिए होता है, उसकी वैल्यू आएगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट जो कि हमेशा कांस्टेंट होगी यार, जो कि हमेशा कांस्टेंट होगी। तो हमारे पास इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज की वजह से किसी भी डिस्टेंस पे अगर हम एक्सियल डिस्टेंस पे किसी भी डिस्टेंस पे निकालना चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी वैल्यू आती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या होता है, चार्ज और चार्ज डेंसिटी ऑन द प्लेट, और जो कि हमेशा कांस्टेंट आती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, कभी कभी इसके एप्लीकेशन में पूछ ले जाते हैं। फिगर बनाने को आपको कुछ ऑप्शन में डायग्राम दे देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का, तो वो कांस्टेंट आएगा क्योंकि ये वैल्यू कांस्टेंट है। नोट करो, इसको नोट करो, नोट करो, नोट कर लिया। चलो सेम टू सेम एक और यार फॉर्मूला आता है, सेम टू सेम तो नहीं कहूँगा, थोड़ी सी उसमें कंफ्यूजन होती है, लेकिन सेम टू सेम ऑलमोस्ट ऐसा ही है, ऑलमोस्ट सेम कंसेप्ट का क्वेश्चन होता है, ध्यान से पढ़ना। अभी हमारे पास क्या थी, इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज थी, हमारे पास ऐसा ऑब्जेक्ट था जिसकी थिकनेस बहुत कम थी या फिर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल थी, क्योंकि हमने इसको इन्फिनिटी तक खींच दिया है। लेकिन 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 अब आती है हमारे पास इनफाइनाइट 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 प्लेट ऑफ चार्ज, इनफाइनाइट प्लेट ऑफ चार्ज। अब भैया प्लेट क्या होता है यार, अभी तक तो हम शीट ऑफ चार्ज की बात करते हैं, प्लेट क्या होता है, घर में तुम्हारे पास थाली है, प्लेट है जिसमें तुम खाना खाते हो, फिर कॉपी का तुम्हारे पास आगे का गत्ता जो होता है वो है तुम्हारे पास, जिसकी कुछ ना कुछ थिकनेस होती है और वो इन्फिनिटी लेंथ की है। तो उसका डायग्राम बना लेते हैं। एक लास्ट में हमारे पास शीट थी, इसकी थिकनेस नहीं थी, बहुत पतली, पेपर के बराबर, हमने उसको इन्फिनिटी तक खींच रखा था। लेकिन अब के बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट है जिसकी थिकनेस है और वो इन्फिनिटी तक गई हुई है, तो उसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहेंगे, तो क्या आएगी, चलो देख लेते हैं यार। पहले तो गंदी सी अपनी फिगर बना लेते हैं, ठीक है, गंदी सी बना रहे थे, गंदी ही बन गई यार, गंदी सी हमारी फिगर बन गई। कुछ इसकी यार, कुछ इसकी डायमेंशंस हैं, ज़्यादा ही मोटापा आ गया, कुछ इसकी डायमेंशन है, थोड़ी थिकनेस वाली है, ध्यान से समझना, ठीक है। प्लेट की थिकनेस दिखाई है मैंने, ये मत समझना ऊपर कुछ बना हुआ है, 3D फिगर है, इमेजिन करो, हार्ड गंदी है क्योंकि मेरी 3D फिगर है, प्लेट है ये, और ये भी इनफाइनाइट तक हमने खींची हुई है, इनफाइनाइट तक हमने खींची हुई है, पकड़ के खींच दिया ये लो, इनफाइनाइट तक हमने खींची हुई है, लेकिन उसकी थिकनेस बरकरार है, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है आर डिस्टेंस पे, जिसकी डेंसिटी पूरे में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, सिग्मा डेंसिटी का आर, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है एट पॉइंट पी। आखिरी बार क्या आई थी जब प्लेन शीट ऑफ चार्ज की बात कर रहे थे, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, अब की बार क्या आएगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एन वेक्टर, एन वेक्टर कुछ नहीं है, डायरेक्शन वेक्टर है, उसकी चिंता नहीं लेनी है, और ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। तो इनफाइनाइट प्लेट ऑफ चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पे पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो कि फिर से कांस्टेंट आता है आर वेक्टर के आर के रिस्पेक्ट में। यानी कि क्या मतलब है उसका भैया, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड हम 10 मीटर पे निकालना चाहे, हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, इसके हम 10 मीटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, 20 पे निकालें, 100 200 300 400 कितने मीटर पे निकालें, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट आएगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि भाई बताओ, हमने प्लेट ऑफ चार्ज दिया हुआ है तुमको, एक ग्राफ दे देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का, बताना होगा कौन सा ग्राफ सबसे ज्यादा सूटेबल है, तो हमें वो वाला ग्राफ चुनना होगा जिसमें कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आर के साथ। तो समझ गए होगे, बिल्कुल इसको नोट कर लो यार, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, लेस इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, लेकिन जब आते हैं तो फ्री के मार्क्स हमको दे के जाते हैं। अब थोड़ा सा हमने लेस इंपॉर्टेंट से बढ़ेंगे थोड़ा इंपॉर्टेंट की तरफ, ठीक है, थोड़ा इंपॉर्टेंट की तरफ बढ़ेंगे, तो आप लोग जब तक करो, मैं जरा पेन को इंक पिला के आता हूँ। चलिए 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 चलिए, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ जाता है अब, हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर।
तो आप लोग को कुछ कुछ तो आइडिया होगा कि भैया हॉलो स्फीयर सॉलिड स्फीयर क्या होता है, तो शायद हमारा जी पॉइंट आएगा, हमारा जी पॉइंट आएगा हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो स्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो स्फीयर। तो हमारा हॉलो स्फीयर कुछ नहीं है, फुटबॉल की तरह मान सकते हो। तो इसमें थोड़ा सा डायग्राम बाजी होगी हमारे साथ, डायग्राम पहले यहाँ पे बना लेते हैं, प्यारा सा डायग्राम। 3 पॉइंट पे बात करेंगे, 3 पॉइंट पे बात करेंगे। फुटबॉल है यार, ये कोई ऐसी रिंग मत समझ लेना, फुटबॉल है, फुटबॉल खोखली होती है अंदर से, हॉलो स्फीयर है ये, ठीक है। तो हम 3 जगह पे बात करेंगे, एक तो पॉइंट ए पे, ना 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 ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और एक हम पॉइंट लेंगे सी। इस रिंग का रेडियस हमारे पास, रिंग नहीं सॉरी, सॉलिड हॉलो स्फीयर का रेडियस हमारे पास आर है। 3 पॉइंट की बात करेंगे, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, तीनों में अंतर क्या है? ए पॉइंट जो हॉलो स्फीयर के अंदर है, ए पॉइंट जो हॉलो स्फीयर के अंदर है, बी पॉइंट जो हॉलो स्फीयर की सरकमफ्रेंस पे है, यानी कि आर डिस्टेंस की दूरी पर है, रेडियस के जितना दूर है बी पॉइंट उसकी सरफेस पे है, और सी पॉइंट जो उसके बाहर है, जो हॉलो स्फीयर के बाहर है। तो इन तीनों पॉइंट पे बात करेंगे हम लोग, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं यार, जब जब सबसे पहले बात करते हैं एट पॉइंट ए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, फिर आएगी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी, फिर हम आएगी यार हमारी, यहाँ पे तो हो नहीं पाएगा शायद, यहाँ निकाल लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी। 3 हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट ए, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट बी, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट सी पे 3 वैल्यू हम निकालना चाह रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यार ये फॉर्मूले। सबसे पहले आपको ध्यान रखा होगा, जब हम हॉलो स्फीयर के अंदर बात करते हैं, यानी कि ए पॉइंट पर अगर हम बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमेशा 0 आएगी यार, हमेशा 0 आएगी। हॉलो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमेशा 0 आएगी, हमेशा हमेशा 0 आएगी, हमेशा 0 आएगी। आर, और इसको हम लिख सकते हैं आर इज लेस देन आर, व्हेन आर इज लेस देन आर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 आएगी। आर मतलब क्या? डिस्टेंस ऑफ द, आर की वैल्यू मैं लिख देता हूँ, या तुम समझ जाना यार, बता देता हूँ। आर क्या होता है? आर होता है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर से हम कितनी दूरी पर जा रहे हैं, अगर हम लेस देन आर यानी कि रेडियस से कम में, यानी कि हॉलो स्फीयर के अंदर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमेशा 0 आती है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। और ई बी की हम बात करें, यानी कि सरकमफ्रेंस पे क्या होता है, उसकी जो हॉलो स्फीयर की सरकमफ्रेंस बी पे क्या होता है, वैल्यू निकल के आती है कि कुछ चार्ज हमने डिस्ट्रीब्यूट तो करा ही नहीं यार, इस पर अनचार्ज बना दिया इसको। चार्ज हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड है क्यू हॉलो स्फीयर पे, के क्यू बाय जो उसका रेडियस है आर स्क्वायर, के क्यू बाय आर स्क्वायर, के क्यू बाय आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाती है के क्यू बाय आर स्क्वायर, के क्यू बाय आर स्क्वायर, जब आर इक्वल टू आर होता है, यानी कि हम सर्कमफ्रेंस पे होते हैं। ऐसे ही इसी की वैल्यू निकाल लेंगे यार, सेम टू सेम फॉर्मूला आता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर, आर इज ग्रेटर देन आर, आर इज ग्रेटर देन आर। आर इज ग्रेटर देन आर का क्या मतलब है? जब हमारा डिस्टेंस इसके सरकमफ्रेंस से आगे, यानी कि सी पॉइंट की बात करें, ई सी पे आता है के क्यू बाय आर स्क्वायर। यहाँ पे भी वैसे सेम ही फॉर्मूला होता है, बस आर इक्वल टू आर लिख देते हैं, इसलिए यहाँ पे आर स्क्वायर आ जाता है। तो सिंपल सा फॉर्मूला है यार, के क्यू बाय आर स्क्वायर। ये जरूर से इंपॉर्टेंट है याद रखना कि हॉलो स्फीयर के अंदर हमेशा 0 आती है इलेक्ट्रिक फील्ड। फॉर्मूला हो गया। एक ग्राफ की जरूर बात करेंगे, इतना उतार लो, पहले ग्राफ की बात कर लेते हैं। यहाँ पे कहीं जगह है, फिर से बना लेते हैं, चलो फिर से बना लेते हैं, हॉलो स्फीयर को हटा देते हैं और यहाँ पे हम ग्राफ की बातें कर लेंगे। एक ग्राफ आता है बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये हमने बनाई है इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर। दिख रहा होगा, एक बार चेक कर लेता हूँ कि आप लोग को ये दिख भी रहा है या नहीं दिख रहा है। तो आप लोग को नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा इसको हमें पीछे ले जाना पड़ेगा, पीछे ले जाते हैं, कोई बात नहीं, छोटा बना देते हैं। हाँ, अब आप लोग को दिख रहा होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे आर है, और हम हॉलो स्फीयर की बात कर रहे हैं, हॉलो स्फीयर की बात कर रहे हैं। हॉलो स्फीयर को कभी कंफ्यूज नहीं होना कि कौन सी स्फीयर की बात हो रही है। देखो ध्यान से सुनो, जब आर इज लेस देन आर, तो यानी कि हम हॉलो स्फीयर के अंदर थे, यानी कि यहाँ पे थे हम। तो जब आर इक्वल टू आर था, एक पॉइंट हमने मान लिया, और ये हमारा पॉइंट हो गया, कौन सा पॉइंट था? बी। ये हमारा कौन सा पॉइंट था? ए। ये हमारा कौन सा पॉइंट था? सी। समझ रहे हो? बी पॉइंट जब आर इक्वल टू आर है, यानी कि जब हम सर्कमफ्रेंस पे है, हॉलो स्फीयर की सर्कमफ्रेंस पे है। सी पॉइंट जब हॉलो स्फीयर के बाहर है। ए पॉइंट जब हॉलो स्फीयर के कहीं पे अंदर है। तो जब अब अंदर थे हॉलो स्फीयर के, तो पूरे में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रही थी? 0। तो गाइस इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ आएगा 0। जैसे ही हम आर पे आए, जैसे ही हम आर इक्वल टू आर पे आए, के क्यू बाय आर स्क्वायर हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ के। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे आ गई?
कुछ नहीं, यहीं पर ही कहीं होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई के क्यू बाय आर स्क्वायर यार, के क्यू बाय आर स्क्वायर हो गई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ यहाँ से शुरू होगा। उसके बाद जब हम जैसे जैसे आर से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, आर ग्रेटर देन आर के लिए ई सी की वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, यानी कि कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, समझ गए, कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बता दिया है ग्राफ, जैसे क्योंकि ग्राफ के बेसिस पे पूछ लेते हैं यार, क्वेश्चन अच्छा बन जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आएगी जब तक हम अंदर हैं, जब तक हम अंदर हैं होलोस्फीयर की इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो रहेगी। और जैसे ही हम आर इक्वल टू आर पे आ जाएंगे, यानी कि सरकमफ्रेंस पे आ जाएंगे, होलोस्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ के के क्यू बाय आर स्क्वायर हो जाएगी। और वैसे हम बी पॉइंट से सी की तरफ बढ़ेंगे तो वो डिक्रीज होने लगेगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है, हमने फॉर्मूला बना दिया, नोट कर लो, ग्राफ बना लो, जो करना है कर लो, समझ गए होगे तुम लोग यार, जल्दी से नोट करो। और गोले जरूर बनाते रहना, कुछ लोग के को खोल के भी लिख लेते हैं 4πε0r, जो मैंने आपको बहुत बार यार बता दिया है। नोट करो, उसको नोट करो। अभी हमारी बात हो गई थी होलोस्फीयर की, ठीक है, हमारी बातें हो गई थी यहाँ पे, किसकी बात हो गई थी, हमारी बात हो गई थी होलोस्फीयर की। चलो चलो चलो, बहुत इंपॉर्टेंट यार ये था, होलोस्फीयर की हमारी बात हो गई, खत्म हुआ है होलोस्फीयर। अब आता है यार एक और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, जो ऑलमोस्ट हर एग्जाम में हर अगर आपकी 7 शिफ्ट आ रही हैं, 7 शिफ्ट में से 3 या 2 4 शिफ्ट में इसके बेसिस पे फॉर्मूला आता ही आता है। तो ये ज़रूर से यार तुम याद रख लेना, ठीक है, ज़रूर से इसको याद रख लेना। एच पॉइंट आता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। अभी तक हम बात कर रहे थे फुटबॉल की, जो अंदर से खोखली होती है, जो कि होलोस्फीयर होता है। और अब हम बात करेंगे सॉलिड स्फीयर की। सॉलिड स्फीयर को मान सकते हो आप, फुटबॉल को आपने अंदर रेते से भर दिया तो वो एक सॉलिड स्फीयर का गोला हो गया। तो सिंपल यार इसको हम लिख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आता है यार, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है, इसको बिल्कुल ध्यान से सुनना। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यार, वही तीन तरीके से लेंगे, बना ही लेते हैं इसको। होलोस्फीयर सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, अंदर इसके चीज़ें भरी हुई हैं, प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरा अच्छे से, क्यू चार्ज हमारा पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है इसमें, डेंसिटी सिग्मा डेंसिटी, ठीक है, रो ले लेते हैं, क्योंकि रो लेते हैं यहाँ पे। रो डेंसिटी क्या होती है, चार्ज ऑन द होलोस्फीयर, चार्ज ऑन द सॉलिड स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड स्फीयर। मान लिया हमने चार्ज क्यूब है और सॉलिड स्फीयर की वॉल्यूम क्या आती है यार, सॉलिड स्फीयर की वॉल्यूम क्या आती है 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसमें कभी कंफ्यूज नहीं होना है, कोई आपको सिग्मा के टर्म्स में पूछ ले तो हम सिग्मा के टर्म्स में भी हमेशा रेडी रहेंगे बताने को। तो सिग्मा क्या होता है यार, क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब होता है वॉल्यूम, इसको ये क्या होती है, वॉल्यूम, ठीक है, टोटल चार्ज अपॉन वॉल्यूम सिग्मा आ जाती है हमारी। जैसे हम डेंसिटी डिफाइन कर रहे थे कि चार्ज अपॉन लेंथ, वैसे हम 3D फिगर में क्या करते हैं, चार्ज अपॉन वॉल्यूम, 1D फिगर में क्या करते हैं, चार्ज अपॉन लेंथ, 2D फिगर में क्या करते हैं, चार्ज अपॉन एरिया, ऐसे 3D फिगर में क्या करते हैं, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। सिंपल सा जो हम करते आ रहे थे हमने करा है, स्फीयर के लिए डिफाइन कर लिया, ठीक है। तो वही से तीन जगहों पे बात करेंगे, ठीक है, 3 जगहों पे बात करेंगे, एट पॉइंट बी, एट पॉइंट ए, एट पॉइंट सी। सेम टू सेम वैसी की वैसी चीज़ें बनेंगी यार, यहाँ पे सेम टू सेम वैसी चीज़ें बनेंगी, ठीक है। सबसे पहले हमारा आनेगा एट पॉइंट ए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, जहाँ पे आर इज लेस देन आर, यानी कि डिस्टेंस हमारा सरकमफ्रेंस के अंदर है, हम सॉलिड स्फीयर के अंदर की बात कर रहे हैं। दूसरा हमारा पॉइंट बनेगा ई एट बी, यानी कि हम होलोस्फीयर के पेरीफेरी पे आ गए, यानी कि पेरीमीटर पे आ गए, जहाँ पे आर इक्वल टू आर है। और तीसरा हमारे पास क्या पॉइंट बनेगा यार, ई इक्वल टू ई सी, यानी कि यहाँ पे आर इज ग्रेटर देन आर है, यानी कि हम होलोस्फीयर के बहुत दूर जाके कहीं सी पॉइंट पे बात कर रहे हैं, ठीक है। ई सी की बात ये हो गई हमारे पास, 3 हमारे पास ये फॉर्मुलेटेड आ गए। चलो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, तुम लोग को चाहता हूँ मैं यहाँ पे फोकस करें और इस वाले फॉर्मूले को ज़रूर से गिने, क्योंकि नहीं आना मेरे ख्याल से, क्योंकि एक ना शिफ्ट में कभी आना ही आना, लास्ट ईयर भी आया था, इस बार भी आया था। तो इसको हम कह देते हैं यार रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ जाता है यार, रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर, आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। समझो इस फॉर्मूले की डेंसिटी, ग्रेविटी कितनी है, ग्रेविटी से मेरा मतलब है
कि कितना ज़्यादा वैल्यू है इस फॉर्मूले की। पहले समझ लेते हैं फॉर्मूला, पहले लिख लेते हैं। तो चलो पहले लिख लेते हैं फॉर्मूले एक बार, सारे सारे एक बार फॉर्मूले लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं ई वी का फॉर्मूला आ जाता है क्यू बाय वही 4πε0 के क्यू कुछ भी लिख सकते हो, के क्यू बाय आर स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे भी आ जाता है के क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर जो कि डिस्टेंस है। तो ये दोनों फॉर्मूले तो बिल्कुल हॉलोस्फीयर वाले हो गए, ठीक है, दोनों फॉर्मूले बिल्कुल हॉलोस्फीयर वाले हो गए। ये एक नया फॉर्मूला बन के आया हम पे, सिग्मा रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर। सिग्मा रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट क्या होता है भैया, देखो सिग्मा हमने डेंसिटी डिफाइन करी थी, आर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द हॉलोस्फीयर सॉलिड स्फीयर, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सॉलिड स्फीयर, ये आता है डिस्टेंस। एप्सिलॉन नॉट पता है, 3 आपको पता है। इनसे हमको क्या देखने को मिला, जब हम सॉलिड स्फीयर के अंदर होते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए होती है, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होती है। इससे क्या मतलब है, जैसे जैसे अब आप डिस्टेंस बढ़ाते रहेंगे हॉलोस्फीयर के अंदर, वैसे वैसे क्या होगा यार, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड का और इलेक्ट्रिक फील्ड और आर का स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन जाएगा, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ग्राफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें ग्राफ की बात कर लेते हैं। तो ये तीनों फॉर्मूले तो आप बिल्कुल नोट करके चलेंगे यार। मैं आर को यहीं पर ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, आर को मैं ऐसे करके लिख देता हूँ, इससे आपको याद होगा। जरूर से इनको नोट करो तीनों फॉर्मूलों को। सीधा आ जाते हैं हम यहाँ ग्राफ पे, तुम ये तो समझ गए होगे क्या होता है, सीधा ग्राफ पे आ जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ बनता है यार इसका, ठीक है, नोट कर लो, नोट कर लेना इसको। इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का ग्राफ, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का ग्राफ कौन से केस में, कौन से केस में, सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर ऐसे सॉलिड स्फीयर, ठीक है। तो देखो एक हमने पॉइंट यहाँ पे डिफाइन करा था आर, गंदगी नहीं करनी है यार, बस हमने एक पॉइंट यहाँ पे डिफाइन करा था बी जो कि आर इक्वल टू आर पे था। एक हम पॉइंट कहीं पे सी ले लेते हैं जो आर से दूर था, और एक हम हॉलोस्फीयर के अंदर का ही पॉइंट ले लेते हैं जो कि आर इक्वल टू आर के कम था। ये हमारा हॉलोस्फीयर था, ये हम आर पे बैठे थे बी पॉइंट पे, ये सी पॉइंट था हमारा, और ये हमारा ओ था, और ये हमारा ए पॉइंट था। ओ सेंटर, ए अंदर, बी सरकमफ्रेंस पे, सी बाहर, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर हम ग्राफ बनाने की कोशिश करें, हमने क्या देखा यार, हमने क्या देखा, जब हम आर इज लेस देन आर था तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर थी, यानी कि स्ट्रेट लाइन बन रही थी। तो जैसे जैसे यानी कि हम इतने एरिया में जब अंदर हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, ठीक है, कुछ ऐसा आ जाएगा। आर पे आके हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई थी, के क्यू बाय आर स्क्वायर, यहाँ पे आएगी के क्यू बाय आर स्क्वायर, के क्यू बाय आर स्क्वायर। जैसे हम आर पॉइंट पे पहुंचे, यार ये थोड़ा मिसलीडिंग हो जाता है, यहाँ पे मैं ऐसे करके बना देता हूँ, ठीक है, कि ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ है, ठीक है। के क्यू बाय आर स्क्वायर हमारी आ गई, और जैसे ही हम आर के आगे बढ़े तो फिर से वही इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, सिंपल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन गया तुम्हारा, नोट करते चलो यार, नोट करते चलो, क्योंकि नोट करोगे तभी तुम्हें याद हो पाएंगे ये सारे फॉर्मूले, ये सारे ग्राफ। बहुत अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश करी है तुमको, फिर भी कोई दिक्कत आती है तो यार तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे रेडी हूँ। तो सॉलिड स्फीयर का तुम्हारे फॉर्मूला कंप्लीट होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के सारे ऑब्जेक्ट तुम्हारे यहाँ पे कवर हो जाते हैं अच्छे, जो भी इंपॉर्टेंट, मैंने इंपॉर्टेंट क्या ज़्यादातर हर तरीके के ही बता दिए तुमको। तो यार चलो इतना तुम लोग नोट करो, फिर आगे मिलते हैं, पोटेंशियल की बात करने के लिए आते हैं। तो दोस्त हमारी यार यहाँ पे एक चीज़ रह गई थी जो मैं आपको शॉर्ट में और एक चीज़ ऐड कर देना चाहता हूँ, बाकी सब तो हमारा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड के सारे ऑब्जेक्ट्स में। एक छोटी सी आपकी बात यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ। देखो जैसे हमने देखा था यार, हम एक एनालॉजी देखते हैं यहाँ पे सिंपल सी, जो आपको अभी तो काम नहीं आएगी, लेकिन जब क्वेश्चन करेंगे तब कहीं क्वेश्चन में बहुत ज़रूरी हो सकती है वो। हमने देखा था यार, जब हमने हॉलोस्फीयर लिया था, ठीक है, हॉलोस्फीयर लिया था, हमने सॉलिड स्फीयर लिया था, सॉलिड स्फीयर लिया था जिसपे कुछ कुछ चार्ज था, सिग्मा पिग्मा डेंसिटी थी इनकी। तो हम जब आर के बाहर की बात कर रहे थे, यानी कि इससे हम दूरी की बात कर रहे थे, तो हमारा फॉर्मूला क्या निकल के आ रहा था, क्या निकल के आ रहा था यार हमारा फॉर्मूला, एक सेकंड, हम जब बाहर की बात कर रहे थे दोनों में क्या निकल के आया था, के क्यूब है आर स्क्वायर, के क्यूब है आर स्क्वायर। आर क्या था, डिस्टेंस ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द हॉलोस्फीयर, डिस्टेंस ऑफ द सेंटर फ्रॉम द हॉलोस्फीयर, ये हमारा फॉर्मूला निकल के आ रहे थे, के क्यूब बाय आर स्क्वायर। कुछ कुछ जाना पहचाना फॉर्मूला लग रहा है यार, कुछ कुछ जाना पहचाना फॉर्मूला लग रहा है। याद करो जब हम पॉइंट चार्ज की बात कर रहे थे, पॉइंट चार्ज की बात कर रहे थे, तो क्या फॉर्मूला निकल के आ रहा था, जब हमारा एक पॉइंट चार्ज था, पॉइंट चार्ज से हम आर डिस्टेंस की दूरी में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे, तो क्या फॉर्मूला निकल के आ रहा था, के क्यूब बाय आर स्क्वायर,
समझ रहे हो, के क्यू बाई आर स्क्वायर ही फॉर्मूला निकल के आ रहा था। तो हमको क्या दिख रहा है इससे यार, कि हम एक हॉलो स्फीयर और एक सॉलिड स्फीयर और एक पॉइंट चार्ज को एक सेम टू सेम मान सकते हैं। तो हम यहाँ लिख देते हैं सीधा हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर और पॉइंट चार्ज हम इक्विवेलेंट मान सकते हैं, इक्विवेलेंट मान सकते हैं, इक्विवेलेंट मान सकते हैं। तीनों के तीनों पॉइंट चार्ज के इक्विवेलेंट होते हैं, पॉइंट चार्ज तो हो गई, पॉइंट चार्ज के इक्विवेलेंट, तीनों के तीनों पॉइंट चार्ज के इक्विवेलेंट आ जाते हैं जब हम इनके सरकमफ्रेंस के आगे की बात करते हैं, यानी कि इसके आगे की हम बात कर रहे हैं, इसके आगे की बात कर रहे हैं, तो पॉइंट हम इसको मान सकते हैं हॉलो स्फीयर एक पॉइंट चार्ज है, हॉलो स्फीयर एक पॉइंट चार्ज है जिसके सेंटर जो कि ओ पे रखा हुआ है और आर डिस्टेंस पे उसकी वैल्यू निकालना चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो हम हॉलो स्फीयर को सेंटर पे मान सकते हैं। इतना आप समझ लेना, ठीक है। फिर से एक बार मैं कंफर्म करने के लिए बता देता हूँ जिससे कि तुम्हें अच्छे से और समझ आ जाए। तो हमने लॉजिक से बता दिया तुम्हें। देखो हॉलो स्फीयर तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं इस इतने दूर से, मतलब उसकी सरकमफ्रेंस से दूर की बात हम कर रहे हैं, तो हम हॉलो स्फीयर को मान सकते हैं एक पॉइंट चार्ज जो कि ओ पे रखा हुआ है और ये बी है, बी डिस्टेंस में हम इसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो दोनों से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम आएगी। ये आर डिस्टेंस है टोटल, ये आर डिस्टेंस है टोटल, के क्यू बाय आर स्क्वायर, 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 ठीक है। इतना सा ये सिंपल सा कंसेप्ट था। तो जब भी आपको कहेंगे कि आप कोई भी हॉलो स्फीयर सॉलिड स्फीयर लिखा हुआ है, आपको कहीं पे दूर निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप उसको पॉइंट चार्ज कंसीडर करके आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लगा दो, सेम चीज निकल के आने वाली है। जैसे कि आपने देखा फॉर्मूला भी सेम आया था। तो जल्दी से पोटेंशियल की तरफ बढ़ते हैं। अपना हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कंप्लीट हो गया, सारे आपकी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले ट्रिक्स और टिप्स मैंने सारी आपको बता दी। चलो चलो इलेक्ट्रिक फील्ड से हटा के हम यहाँ पे डालते हैं पोटेंशियल। पोटेंशियल को क्या लिखते हैं यार, इतना नहीं पता तुमको यार, पोटेंशियल को लिखते हैं V, ठीक है, V लिखते हैं पोटेंशियल को, V, पोटेंशियल को हम V लिखते हैं। तो हमारा वही सेम टू सेम चलेगा पूरा स्ट्रक्चर। सबसे पहला हमारा ऑब्जेक्ट आता है यार, नोट करते चलो यार, नोट करते चलो, नोट करते चलो तभी फायदा है। हमारे सबसे पहले आता है पॉइंट चार्ज। इसमें भी जैसे मैंने आपको बताया था हॉलो स्फीयर को हम पॉइंट चार्ज मान सकते हैं, इसमें भी एक कंसेप्ट आता है बहुत इंपॉर्टेंट जो आप आगे चल के जरूर से ध्यान रखना। पहले हम बात कर लेते हैं फॉर्मूले की, उसके बाद सारी टिप्स एंड ट्रिक्स को जानेंगे। पॉइंट चार्ज हमारा आ गया, पॉइंट चार्ज की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी पोटेंशियल निकालना चाह रहे हैं। Q1 चार्ज है, ठीक है, आर डिस्टेंस पे हम थोड़ा हम छोटा बना दे रहे हैं यार, हमको कॉपी की आदत हो गई है। हमारा एक Q1 पॉइंट है, ठीक है, Q1 चार्ज हम आर डिस्टेंस पे हम पोटेंशियल निकालना चाह रहे हैं P पॉइंट पे। Vp की वैल्यू आ जाती है K Q1 बाय आर, K Q1 बाय आर, K Q1 बाय आर, यानी कि क्या यार, यही होता है और क्या होता है, K Q1 बाय आर, K Q1 बाय आर, सिंपल। आगे यार आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। पहले इतना नोट करो, इंक पिला देता हूँ मार्कर को थोड़ी सी। चलो 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 चलो, ये हमारा हो गया, ठीक है, पॉइंट चार्ज की वजह से तो हमारा हो गया। आगे बढ़ते हैं बी पॉइंट पे। पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज रिंग, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज रिंग। तो इसमें देखो एक हम जनरल फॉर्मूला याद कर लेंगे, उससे दोनों आपको फॉर्मूले डिराइव कर देंगे, रिंग के सेंटर पे भी और रिंग से पी डिस्टेंस की दूरी पे भी, दोनों फॉर्मूले आपके निकल के आ जाएंगे। तो फिर से मैं रिंग की बात करूंगा। चूड़ी देखो अभी तो ये आपको खोखला नहीं दिख रहा है, लेकिन इसको आप कंसिडर कर सकते हैं चूड़ी। चूड़ी को हमने ऐसे रख रखा है, जो बैंगल होता है चूड़ी होता है, उसको हमने ऐसे रख रखा है, ठीक है, ये हमारी चूड़ी हो गई। और हम एक तो सेंटर हो गया और एक सेंटर से आर डिस्टेंस की दूरी पे पी पॉइंट पे, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करना चाह रहे हैं, EP इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करना चाह रहे हैं। इसने इसका रेडियस r दिया हुआ है और r डिस्टेंस की दूरी पे है, तो इसका क्या निकल के आएगा यार, इलेक्ट्रिक फील्ड की आदत हो गई है जरा। पोटेंशियल की बात करना चाह रहे हैं, पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होता है, पोटेंशियल की बात करना चाह रहे हैं तो कुछ नहीं आता यार, जनरल फॉर्मूला याद रख लेते हैं, किसी भी r डिस्टेंस में निकाल लेते हैं, PR लिख लेते हैं, किसी भी r डिस्टेंस में निकाल लेते हैं, KQ बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है, का अंडर रूट, ठीक है, के क्यू
आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट। अब जब आपको आर है ना यहाँ पे आर, अब देखो जब आपको सेंटर पे निकालना है इस चार्ज रिंग के, आपको सेंटर पे निकालना है तो सेंटर पे क्या होगा, आर 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 जीरो जीरो जीरो, आर जीरो हो जाएगा, आर हमारा जीरो हो जाएगा फॉर वी एट सेंटर। जब आपको सेंटर की बात करनी है तो हमारा आर जीरो हो जाएगा, और जब हम किसी आर डिस्टेंस पे बात करेंगे तो ये फॉर्मूला आएगा। तो साफ साफ मैं लिख देता हूँ, साफ साफ लिख देता हूँ मैं। सबसे पहले वी एट ओ यानी कि सेंटर ऑफ द रिंग, यानी कि हम आर इक्वल्स टू जीरो, यानी कि के क्यू बाय आर स्मॉल आर, सॉरी के क्यू कैपिटल आर, हाँ उसका रेडियस के क्यू बाय आर। सेकंड आएगा वी एट एनी आर पॉइंट, एट एनी आर पॉइंट विल बी के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। सिंपल, इसका अंडर रूट भूल गए यार हम, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट। सिंपल यार, सिंपल फॉर्मूला आ गया तुम्हारा, सिंपल सा फॉर्मूला आ गया। चलो नोट कर लो, इसको नोट कर लो। इसमें मैं एक टिप ऐड करना चाहूँगा, थोड़ा सा तुम्हारे हो सकता है ऊपर से चली जाए, वो टिप तुम्हारे ऊपर से चली जाए, लेकिन फिर मैं समझाने की कोशिश करूँगा तुमको। पहले इतना नोट कर लिया तुमने, ठीक है। चलो तुम्हारे दोनों तो हो गए। डिस्क वगैरह की बाद में बात करेंगे, पहले हम पोटेंशियल में छोटा सा कंसेप्ट डाल लेते हैं। देखो ध्यान से दिमाग खोल के सुनना, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है ये। जब भी हमारे पास कोई भी, मान लो कोई भी फिगर दी हुई है, कैसा भी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये लो ये लो ये लो, ऐसा भी हम पे कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन हो, गोला सर्कल या कुछ भी रैंडम चीज हो, आपने अगर इस पूरे पे मान लिया टोटल क्यू चार्ज हमने डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, टोटल क्यू चार्ज हमने इस पूरे ऑब्जेक्ट पे डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, और हम इस ऑब्जेक्ट के सेंटर से किसी आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड को, सॉरी पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, पी पॉइंट पे बात कर रहे हैं, तो वो क्या निकल के आता है, फॉर्मूला के, ठीक है, के क्यू टोटल बाय के क्यू टोटल बाय आर, सॉरी के क्यू टोटल बाय आर। आर क्या होता है यार, डिस्टेंस ऑफ ईच पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पॉइंट पी, ठीक है। समझने की कोशिश करना, इसको पढ़ लो मैंने क्या लिखा है। जब हम किसी रैंडम ऑब्जेक्ट, कोई भी रैंडम ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, उससे आर डिस्टेंस में पोटेंशियल निकालना चाह रहे हैं, तो फॉर्मूला आता है के क्यू टोटल बाय आर, के क्यू टोटल बाय आर। आर क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ ईच पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पॉइंट पी, यानी कि इस पी पॉइंट से हर पॉइंट का डिस्टेंस, जो कि एक ही कांस्टेंट डिस्टेंस आ रहा है, जैसे सर्कल और रिंग के केस में आ रहा था, तो हम उसको आर के फॉर्म में लिख देते हैं। अब एक एग्जांपल लेते हैं पिछले वाले फिगर का, जो हमने फॉर्मूला याद करा था रिंग का। चलो अभी हम फिगर मिटा देते हैं और रिंग की बात कर लेते हैं। लेके आओ यार, रिंग लेके आते हैं जरा। रिंग ऐसे रखी है, ठीक है, ये आपकी रिंग रखी है, ये आपकी दोस्त रिंग रखी है, और हम इसके सेंटर से आगे बढ़ के वी पी पे पोटेंशियल निकालना चाह रहे हैं। अब आप एक चीज नोटिस करना, 3D फिगर में नोटिस करना, ये हमारी रिंग है, ठीक है, ये हमारी रिंग है, 3D फिगर में नोटिस करना। देखो ये जो पॉइंट P है, इसका डिस्टेंस यहाँ से भी कांस्टेंट है, यहाँ से भी कांस्टेंट है, और कोई भी आप पॉइंट लेंगे, इस पॉइंट से भी कांस्टेंट आएगा, इस पॉइंट से भी कांस्टेंट आएगा, हर जगह से कांस्टेंट आएगा, इस पॉइंट से कांस्टेंट आएगा, ये पीछे वाले पॉइंट से, इस पॉइंट से, इस पॉइंट से, इस पॉइंट से P का हमेशा कांस्टेंट आएगा, जो कि क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्री से देखो, ये R दिया है, ये तुम्हारा R दिया है, और ये क्या पॉइंट आ गया, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट, और हमारे फॉर्मूले में क्या आया था, के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट। समझ गए, समझ गए, थोड़ा क्लियर हुआ होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। साफ फिगर से एक बार और बता देता हूँ तुम्हें। ये तुम्हारी रिंग थी, ठीक है, रिंग थी, हर पॉइंट का अगर डिस्टेंस पी पॉइंट से कांस्टेंट आ रहा है, जो कि इस केस में आ रहा है, क्या आ रहा है, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री से हम देख पा रहे होंगे, क्या देख पा रहे होंगे, ये आर है, ये हमारा आर डिस्टेंस है, तो ट्रिग्नोमेट्री से ये डिस्टेंस क्या आ जाते हैं, सारे के सारे डिस्टेंस क्या आ जाते हैं,
आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, जिसकी वजह से हम आर की वैल्यू यहाँ आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट रख देते हैं और जिससे हमारा फॉर्मूला निकल के आ जाता है। तो सिंपली यार ये छोटा सा कंसेप्ट था जो मैंने सोचा आपको बता देता हूँ, क्योंकि आगे चल के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं आड़ी तिरछी फिगर दे देते हैं और पोटेंशियल पूछ लेते हैं, तो उसमें आपको ध्यान रखना है फिगर किससे नहीं डरना है और सिर्फ एक फॉर्मूले का याद रखना है, के क्यू टोटल बाय आर। के इसको हमने डिब्बा नहीं बनाया, के क्यू टोटल बाय आर, के क्यू टोटल बाय आर, के क्यू टोटल बाय आर। क्यू टोटल मतलब टोटल चार्ज। इस फिगर के ऊपर जितना भी निहायती हमको चार्ज दिख रहा है, दुनिया भर का चार्ज दिख रहा है, के क्यू टोटल में आ जाएगा वो, प्लस क्यू जितना भी चार्ज है के क्यू टोटल में आ जाएगा। आर क्या होगा, आर होगा कॉमन डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पॉइंट पी, कॉमन डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम पी, हर पॉइंट से सेम डिस्टेंस आ रहा होगा। इस केस में आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर था, रिंग के केस में इसलिए फॉर्मूला निकल के आया था के क्यू टोटल, के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट। वो समझ आया होगा यार आप लोगों को। चलो आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा डिटेल में चला गया तो मैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, कम ही लोग बताते हैं वन शॉट वगैरह में, मैंने फिर भी इसको कवर करने की कोशिश करी है। चलो 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 चलो, मार्क को कोई डाल दो यार, तुम्हें दिख नहीं रहा होगा अभी। चलो थोड़े से अब गंदे फॉर्मूले यार शुरू हो जाएंगे तुम्हारे, तुम्हें खुद याद करने पड़ेंगे, तो बेयर करना मेरे साथ। तो चलो चलो चलो, हमारा आता है सी। पहले हमने क्या देखा था, वी ओ देख लिया था जो कि 0 आया था, वी एटम की डिस्टेंस आर देख लिया था जो के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट आया था। ठीक है, ये रिंग की बात हो रही थी, रिंग की बात हो रही थी, हमने देख चुके थे। अब हमारा आता है सी। सी आता है हमारा डिस्क, चार डिस्क, चार डिस्क लिखना चाहिए था यार, डिस्क लिख दिया खाली। सी आता है हमारा चार्ज्ड डिस्क। थोड़ा स्पीड बढ़ानी पड़ेगी यार, लेक्चर फिर आप लोग का लंबा हो जाएगा, आप लोग बोर हो जाओगे। चार डिस्क की बात आ रही है यार, देखो अभी तो हम रिंग की बात, हम खोखली चीजों की बात कर रहे थे, चूड़ी हो गए, बैंगल हो गया, अब हम बात करेंगे यार डिस्क की। डिस्क क्या होता है, सिक्का। सिक्का ले लिया हमने और देखो इसका फॉर्मूला बहुत कंफ्यूजिंग है, जिसके लिए मुझे खुद कॉपी की जरूरत पड़ेगी, तो जरूर से यार इसको याद कर लेना, 4-5 बार लिखना, खुद से आ जाएगा। देखो बहुत सिंपल फॉर्मूला आता है, सिंपल तो नहीं होता यार, थोड़ा कठिन ही होता है। ये हमारी डिस्क हो गई, खोखली डिस्क नहीं है ये, कुछ कुछ इसमें भरा हुआ है, ठीक है, प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। और डेंसिटी क्या है, डेंसिटी के लिए नया पेन लेना पड़ेगा। डेंसिटी इसकी सिग्मा मान लेते हैं। सिग्मा क्या होता है, टोटल चार्ज, टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया, टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया। और इसका जो हम सेंटर से, आर इसका रेडियस है, ठीक है, सेंटर से हम जो डिस्टेंस की बात करते हैं, माफ कीजिएगा, सेंटर से जो पोटेंशियल की बात करते हैं आर डिस्टेंस पे पी पॉइंट पे, उसका फॉर्मूला निकल के आता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर अंडर रूट ऑफ स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक है, ये हमारा उनका फॉर्मूला निकल के आता है, बहुत ही निहायती बदसूरत फॉर्मूला है, तो सिर्फ और सिर्फ इसको देख के इग्नोर मत कर देना, कोशिश करना कि यार याद कर पाओ इसे। अब देखो मैं एक तरीका सिंपल तुम्हें बता देता हूँ शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से, जिससे तुम याद कर सकते हो उसे। देखो क्वेश्चंस में क्या पूछता है, सेंटर है वो, ठीक है, रिंग है, वही सेम टू सेम फिगर है, इस बार डिस्क है वो, इस बार रिंग थी, पिछली बार खोखली थी, इस बार खोखली नहीं है, अंदर मटेरियल भरा हुआ है। तो सिंपल देखो क्या है, जब तुमसे पूछे तुम्हारे पास डिस्क है भाई, तुम्हारे पास डिस्क है, तुम्हें सेंटर पे फॉर्मूला बताओ जरा, सेंटर पे हमें क्या होता है डिस्क के सेंटर पे, तो क्या दिख रहा है आपको, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे आर की वैल्यू बढ़ रही थी, तो यहाँ पे भी उस हिसाब से आर लिख रहे थे, यहाँ पे आर आएगा, और जैसे हम पीछे आ रहे हैं आर की वैल्यू छोटी होती जा रही है और सेंटर पे आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, पुन्नी सी 0 हो जाएगी, तो यहाँ पे आर की वैल्यू 0 लिख दो, सेंटर पे तुम्हारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाएगी, तो हम V8O लिख सकते हैं बाय अप्लाइंग आर इक्वल्स टू स्मॉल आर इक्वल्स टू 0। क्या फॉर्मूला निकल के आएगा, VO इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर, आर की वैल्यू 0, आर की वैल्यू 0 माइनस 0 अंडर रूट आर, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर, इसका सिंपल सा फॉर्मूला निकल के तुम्हारा आ गया। इसको नोट कर लो, डिब्बे बना लो, खूब सारे डिब्बे बना लो, इन पे डिब्बे जरूर बनाया करो, जैसे कि निगाह अलग से पड़ जाती है फॉर्मूले के ऊपर, कॉपी में डिब्बे जरूर बना लेना, 2-3 पेन लेके बैठा करो। तो यार थोड़ा सा दिक्कत आ गई थी कैमरे में, एक्चुअली क्या हुआ, माइक में मेरा पेन फंसा और कैमरा हमारा पलट गया। तो चलो अब ये सारे हमारे फॉर्मूले कंप्लीट हो गए यार, शॉर्ट ट्रिक्स हमने बता दी, सेंटर पे निकालना बता दिया।
सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमने बता दिए तुमको, ठीक है। चलो अब आते हैं थोड़े इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वही जो उसमें थे सॉलिड स्फीयर और हॉलो स्फीयर। तो ये सॉलिड और हॉलो स्फीयर बहुत परेशान करते हैं हम लोग को यार, हॉलो और सॉलिड स्फीयर। तो हमारा शायद एफ पॉइंट आएगा, चलो ई ले लेते हैं, शायद ई पॉइंट था हॉलो स्फीयर। पोटेंशियल ड्यू टू हॉलो स्फीयर, पोटेंशियल ड्यू टू हॉलो स्फीयर। चलो पहले तो भाई से तीन चीजें बन जाएंगी यार, फिर से सेम टू सेम हम सेम टू सेम चीजें करेंगे। एक पॉइंट बी सब याद होगा तुमको, फ्लैश बैक आ रहा होगा। सी ये हमको आर दी हुई है रेडियस, और गंदगी 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 प्लस हमने कुछ चार्ज इसके ऊपर डाल रखा है, यहाँ पे प्लस ले लेते हैं, चार्ज से कोई भी डाल सकते हैं आप, ठीक है। ये हमारे तीन चीजें हो गई। सबसे पहले हमारा क्या आता है यार, याद करो याद करो, सबसे पहले हमने क्या लिखा था, फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा था, वी एट पॉइंट ए, जहाँ पे आर इज लेस देन आर था, यानी कि सरकमफ्रेंस के अंदर वाले पॉइंट की बात कर रहे थे। सेकंड पॉइंट क्या आता, वी 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 जहाँ पे आर इक्वल्स टू क्या था तो बोलो बोलो बोलो, जहाँ पे सरकमफ्रेंस के ऊपर की बात कर रहे थे, यानी कि आर इक्वल्स टू आर था, डिस्टेंस ऑफ सेंटर हमारा कितना था, आर रेडियस के बराबर ही हो गया था, ठीक है, समझ गए। ऐसे ही पॉइंट सी की बात करते हैं, ठीक है, जहाँ पे आर ग्रेटर देन आर था, यानी कि हम सरकमफ्रेंस के बाहर की बात कर रहे थे हॉलो स्फीयर में, समझ रहे हो, ठीक है। चलो क्या आता है फॉर्मूला, सोचो सोचो, पिछली बार क्या आया था जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे थे, इस बार क्या आएगा, दिमाग लगाओ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब तक की जितनी हमने बात करी है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हॉलो स्फीयर के अंदर पोटेंशियल क्या रहता है। पोटेंशियल की वैल्यू आती है, दिमाग दिमाग लगा के देखना, के क्यू बाय आर, के क्यू बाय आर। क्यू क्या होता है, टोटल चार्ज ऑन पोटेंशियल, टोटल चार्ज ऑन हॉलो स्फीयर, टोटल चार्ज ऑन हॉलो स्फीयर जो कि क्यू है, हमने पिछले भी देखा था, अपॉन आर, आर क्या है, रेडियस ऑफ हॉलो स्फीयर। तो समझ रहे हो यार क्या हुआ, आप ओ पॉइंट से चले, कहीं भी भाग गए, इधर भाग गए, इधर भाग गए, इधर भाग गए, ये तो कांस्टेंट आया ना, क्योंकि आर पे डिपेंड, स्मॉल आर पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, इधर भाग गए, इधर चले गए, सेंटर से कहीं भी आप चले गए, किसी भी डिस्टेंस पे चले गए, अंदर है अगर आप हॉलो स्फीयर के, तो हमेशा कांस्टेंट वैल्यू आती है के क्यू बाय आर, के क्यू बाय आर, के क्यू बाय आर, ठीक है। पोटेंशियल का सिंपल फॉर्मूला आता है के क्यू बाय आर, के क्यू बाय आर। क्यू क्या होता है, टोटल चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ द हॉलो स्फीयर, और स्मॉल आर क्या होता है, रेडियस ऑफ द हॉलो स्फीयर, ठीक है। गंदगी हमने फैला दी थी, इसको हटा देते हैं, ठीक है। के क्यू अगला आता है यार, हाँ ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आएगा यार तुम्हारा, तुम वी पे हो, वी पे क्या आता है तुम्हारा, सेम टू सेम के क्यू बाय आर, अब ये सेम टू सेम वही वही होता जाएंगे, ठीक है। के क्यू बाय आर, वी सी में आता है तुम्हारा के क्यू बाय स्मॉल आर, ठीक है। तो ये जो हमारी बात हुई बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट करके चलो। जब हम हॉलो स्फीयर के अंदर होते हैं तो हमेशा कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कह रहा हूँ, पोटेंशियल आता है के क्यू बाय आर। जब वी भी यानी कि सरकमफ्रेंस पे होते हैं तो भी के क्यू बाय आर ही आएगा, और जब वी सी यानी कि वी सी बाहर होते हैं पोटेंशियल के, मतलब सरफेस किसके, हॉलो स्फीयर के बाहर आते हैं, तो के क्यू बाय स्मॉल आर आता है। स्मॉल आर क्या क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, यानी कि सी पॉइंट, ठीक है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द हॉलो स्फीयर, ओ से जितनी दूरी पर हम चले गए, मान लिया हमने आर डिस्टेंस चलेगा, तो वही आर यहाँ पे आ जाता है। इस वाले बी वाले केस में आर इक्वल टू आर हो जाता है, इसलिए वो यहाँ पे हम स्मॉल आर इक्वल टू आर हो जाता है। सी वाले केस में हमने बता दिया के क्यू आर आता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, तो इसको नोट कर लो। इसके ग्राफ पे चलेंगे यार, ग्राफ पे चलेंगे अब सीधा, इसके ग्राफ पे चलेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ निकल के आएगा तुम्हारे पास। देखो तुम्हारे पास ग्राफ है पोटेंशियल वर्सेस आर का इन केस ऑफ हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर तो कंफ्यूज मत होना है, मैंने क्या लिखा है, हॉलो स्फीयर है, ठीक है। हॉलो स्फीयर की बात कर रहे हैं तो हमारे पास 3 पॉइंट थे, 3 पॉइंट थे हमारे पास, ठीक है, ए बी सी, ए बी सी हमारे पास 3 पॉइंट थे हॉलो स्फीयर के केस में। एक जहाँ पे बी पॉइंट पे क्या था, आर इक्वल टू आर था, आर की वैल्यू आर थी। सी पॉइंट पे कोई भी हम हॉलो स्फीयर के बाहर थे, ए पॉइंट पे हम हॉलो स्फीयर के अंदर थे, ओके सॉरी,
हॉलो स्फीयर के अंदर थे, यहाँ पे आर की वैल्यू आर के बराबर आ गई थी। ये हमारे 3 पॉइंट थे। चलो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं, वो सॉरी पोटेंशियल बनाते हैं। देखो आर इज लेस देन आर इज लेस देन आर, यानी कि बी के अंदर वाले पॉइंट्स मिले, पोटेंशियल की वैल्यू क्या आ रही है, पोटेंशियल की वैल्यू क्या आ रही, कांस्टेंट कितनी आ रही, के क्यू बाय आर। कांस्टेंट वैल्यू आएगी भाई, ये यहाँ पे 0 है, कांस्टेंट वैल्यू आएगी कहाँ तक आएगी, यहाँ तक, यहाँ तक हमारी कांस्टेंट वैल्यू आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इसको कांस्टेंट को मान लेते हैं, ये हमारी कांस्टेंट वैल्यू है पोटेंशियल की, सॉरी ये हमारी, अरे गंदगी गंदगी, ये हमारी कांस्टेंट वैल्यू है पोटेंशियल की, ठीक है, जो कि कितनी है, के क्यू बाय आर, के क्यू बाय आर। आर अंदर की तरफ हम बात कर रहे हैं तो के क्यू बार आएगी, और यहाँ पे भी हम बात कर रहे हैं तो भी के क्यू बार आएगी, क्योंकि आर इक्वल टू आर पे भी के क्यू बाय आर ही है। और जैसी जैसी हम आगे बढ़ते हैं, जैसी जैसी हम आगे बढ़ते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r हो जाती है, सिंपल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r हो जाती है। तो ये ग्राफ है, प्यारा सा सुंदर सा ग्राफ निकल के आ रहा है तुम्हारा पोटेंशियल वर्सेस आर का, पोटेंशियल वर्सेस आर का इन केस ऑफ हॉलोस्फीयर, इन केस ऑफ हॉलोस्फीयर। तो इसको जरूर से नोट करना। जल्दी से एक और बचा हमारा, बहुत ही गंदा है वो, ठीक है, सॉलिड स्फीयर, इसका ही तो दोस्त है, तो पूरा हम नहीं मिटाते हैं यार, इसमें थोड़ा काम चलाने की कोशिश करेंगे। इसके फॉर्मूले मेरे को भी बहुत अपने याद नहीं होते थे अपने टाइम में, अभी भी भूल जाता हूँ, तो आप लोग से मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ 4-5 बार इसको रिवाइज करें, रिवीजन से ही याद होते हैं, गोले बना बना के लिखने पे ही याद होते हैं, ठीक है। चलो जल्दी से सॉलिड स्फीयर की और बात कर लेते हैं, ठीक है, सॉलिड स्फीयर की बात कर लेते हैं, सॉलिड स्फीयर की बात कर लेते हैं। वही ग्राफ बनाने जा रहा हूँ मैं इस बार। देखो सॉलिड स्फीयर क्या है, इस बार मैंने बताया था आपको, आपने फुटबॉल के अंदर रेता भर दिया तो वो अंदर से हॉलो नहीं रह गई और वो एक सॉलिड बन गया जिसकी सिग्मा डेंसिटी है, रो डेंसिटी ले लेते हैं, रो ज़्यादा अच्छा रहता है लिखने के लिए, रो डेंसिटी ले लेते हैं चार्ज की, प्लस चार्ज इस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे पे, ठीक है, आर डिस्टेंस पे, आर इसका रेडियस, तो यहाँ से हम 3 पॉइंट निकालेंगे, सी पॉइंट जो बाहर है, बी पॉइंट जो उसकी सरकमफ्रेंस पे, ए पॉइंट जो उसके अंदर है। तो ये हमारी बेसिक सी फिगर हो गई, बहुत छोटी बनाई है जिससे कि हम ग्राफ भी यहीं पर ही बना सके जल्दी जल्दी में, ठीक है। हमारे 3-4 पॉइंट हो गए, जल्दी से हम इनकी फॉर्मूले की बात करते हैं। तो सोचो, कनेक्ट करने की कोशिश करो, लास्ट ईयर मतलब हॉलोस्फीयर में क्या था उससे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। बहुत ही गंदा फॉर्मूला निकल के आता है हमारे पास यार, मुझे भी इसकी कॉपी की जरूरत पड़ेगी। जब हमारा आर इज लेस देन आर होता है, यानी कि जब हॉलो सॉलिड स्फीयर के अंदर होते हैं, तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या आती है यार, बहुत गंदी आती है, नोट कर लेते हैं, के क्यू बाय 2r क्यूब। मैं तरीका बताऊंगा आप इसको कैसे याद करना, 3r स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर, जबकि r इज लेस देन r है, यानी कि हम हॉलो स्फीयर के अंदर हैं, सॉलिड स्फीयर के अंदर है, तो पोटेंशियल की वैल्यू ये आती है, r क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ द सॉलिड स्फीयर फ्रॉम द पॉइंट ए, क्योंकि हम एक पे बात कर रहे हैं, अंदर की बात कर रहे हैं, डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ द सॉलिड स्फीयर फ्रॉम द पॉइंट ए, डिस्टेंस ऑफ द सॉलिड स्फीयर फ्रॉम द पॉइंट ए, आर आ जाता है, जो हम बाकी समय आर लिखते हैं वही सेम टू सेम आर है, ठीक है, आर इज लेस देन आर है, तो वी ए की बात ये हो गई, ओके। सेकेंड ईयर हमारा आता है वी बी, वी बी में आता है यार सेम टू सेम वही फॉर्मूला आ जाता है, के क्यू बाय आर, देख ही रहोगे आप लोग। और पीसी में क्या आ जाता है यार, वही सेम टू सेम फॉर्मूला आ जाता है, के क्यू बाय स्मॉल आर। अंदर अंदर खेल हो जाते हैं यार, जब सॉलिड स्फीयर हॉलो स्फीयर इनके अंदर खेल हो जाते हैं, बाहर हमेशा सेम रहते हैं। मैंने आपको बताया था हॉलो स्फीयर सॉलिड स्फीयर, इनको आप पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं, अगर आप आर से बाहर की बात कर रहे हैं, आर से बाहर की बात कर रहे हैं, इनको आप पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं और सारे फॉर्मूले पॉइंट ऑब्जेक्ट के हिसाब से लिख सकते हैं। जब आप हॉलो स्फीयर सॉलिड स्फीयर की बाहर की बात कर रहे हैं, अंदर की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, अंदर अंदर हमेशा खेल हो जाते हैं, यहाँ खेल हो गया, पोटेंशियल सॉलिड पोटेंशियल में हो गया था, हॉलो स्फीयर में हो गया था, पीछे इलेक्ट्रिक फील्ड हॉलो और सॉलिड की दोनों के अंदर खेल हो गया था, बाहर हमेशा फॉर्मूले वही रहते हैं जो आप पॉइंट ऑब्जेक्ट की वजह से निकालते हैं, ठीक है। तो मैंने एक्सप्लेन करा है पीछे, तो समझ रहे होगे आप मैं क्या कह रहा हूँ, इसलिए मैंने पीछे एक्सप्लेन कर दिया था। तो ये तो हमेशा यार दोनों सेम रहते हैं, यहाँ खेल हो जाता है। यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है दोस्तों, तो इसको जरूर से याद रखना, जरूर से याद रखना। हम जब इसकी सेंटर की बात करते हैं, यहाँ से हम डिराइव करेंगे, सेंटर की बात करते हैं, पोटेंशियल एट सेंटर, सेंटर यानी कि ओ, पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द सॉलिड स्फीयर, सेंटर ऑफ द सॉलिड स्फीयर पे आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर की वैल्यू 0 हो जाएगी यार, यानी कि इक्वल, इसमें क्या लिखते हैं हम, आर इक्वल टू 0, जरा आर इक्वल टू 0 डालो यहाँ पे,
आर इक्वल टू जीरो डालो, स्मॉल आर इक्वल टू जीरो, 3/2 3/2 दो आर से आ गया के क्यू बाय 3/2 के क्यू बाय आर, 3/2 के क्यू आर। भाई ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इसका रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। जब हम आर इक्वल टू जीरो पे बात करते हैं, आर इक्वल टू जीरो पे बात करते हैं, यानी कि सेंटर पे बात करते हैं, 3/2 के क्यू बाय आर निकल के आ जाता है, 3/2 के क्यू बाय आर निकल के आ जाता है। इसी से ड्राइव, इन दोनों से एक चीज ड्राइव होती है यार, इन दोनों से एक चीज ड्राइव होती है, वी एट सेंटर, वी एट सेंटर, वी एट सेंटर ऑफ द होलो सॉलिड स्फीयर, यानी कि ओ पे इक्वल्स टू 3/2 वी एट सरफेस। समझ रहे हो क्या क्या यहाँ पे क्या चीज हो गई, यहाँ पे क्या चीज हो गई यहाँ पे, ये जो देखो सरफेस पे क्या आता है, यानी कि आर इक्वल टू आर पे, यानी कि यहाँ पे बी पॉइंट पे के क्यू बाय आर, ठीक है, के क्यू बाय आर। और यहाँ पे क्या है, के क्यू बाय आर, 3/2 के क्यू बाय आर। तो यहाँ से रिजल्ट निकल के आया वी एट सेंटर, वी एट सेंटर इज इक्वल टू 3/2 वी एट सरफेस, वी एट सरफेस क्या होता है, के क्यू बाय आर। तो आप यहाँ से मिला के देखेंगे जो मैंने बोला, समझ रहे हो, सिंपल नोट कर लो, वी एट सेंटर इक्वल्स टू 3/2 के वी एट सरफेस ऑफ द सॉलिड स्फीयर। समझ गए होगे, इतना नोट करो। और यहाँ पे यार तुम्हारे सारे के सारे फॉर्मूले खत्म होते हैं पोटेंशियल के, इलेक्ट्रिक फील्ड के, हर तरह का कंसेप्ट मैंने बता दिया, शॉर्ट ट्रिक्स बता दी, हर तरह की तुमको वो चीज़ बता दी जो पूछ सकते हैं यार वो। तो चलो यहाँ पे तुम्हारे सारे के सारे चीज़ें होती है। अब बचा हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो इसको नोट करो। उसके बाद देखो हमने तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर ली, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर ली, अब हमारा आता है डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल को मैंने समझा दिया सिंपल में, शॉर्ट में, प्लस क्यू और माइनस क्यू अगर हमने दो चार्ज ऐसे करके प्लेस कर रखे हैं और डी डिस्टेंस से सेपरेट है और डी बहुत छोटा है, तो हम इसको दोनों इस कॉम्बिनेशन को कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल में हम एक क्वांटिटी डिफाइन करते हैं डाइपोल मोमेंट, Q इंटू डी जिसको हम कहते हैं, जिसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। P होता है चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, और इसकी डायरेक्शन होती है माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ, तो इसको जरूर से ध्यान रखना है, ठीक है। तो हम इस डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल की बातें कर लेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसमें बताएंगे आपको। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड ही देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, डाइपोल पहला आता है हमारा एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन जान लेते हैं यार क्या होता है। पहला आता है हमारा एक्सियल पोजीशन, एक्सियल पोजीशन, एक्सियल पोजीशन। ये हमारा डाइपोल है, डाइपोल है हमारा प्लस क्यू माइनस क्यू, ठीक है। डाइपोल है हमारा प्लस क्यू माइनस क्यू, ओके, प्लस क्यू हमारा माइनस क्यू डायरेक्शन, ये हमारा डाइपोल है। और डाइपोल की वजह से यार, डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड आती है जो आर डिस्टेंस, ठीक है। तो तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी यहाँ से, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला आता है इलेक्ट्रिक फील्ड, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं जिससे तुमको दिख भी जाएगी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला आता है डी है, ठीक है गाइस, ये डी है, बहुत छोटा है डी। आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं, यहाँ पे ये पॉइंट ए है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए क्या निकल के आता है दोस्तों तुम लोग का, के पी बाय 2 के पी बाय आर क्यूब, 2 के पी बाय आर क्यूब, 2 के पी बाय आर क्यूब। इसमें एक चीज ध्यान रखनी, आर जो बहुत 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 ज्यादा बड़ा है, हमने बताया था डाइपोल इतना सा है, इतना सा डाइपोल, यहाँ प्लस क्यू रखा है, यहाँ माइनस क्यू रखा है, बहुत ही पास पास रखे हैं, और हम इससे बहुत दूर कहीं आर डिस्टेंस पे निकालना चाह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पोजीशन पे। एक्सियल पोजीशन यानी कि इसके जो पैरेलल पोजीशन होती है उसको एक्सियल पोजीशन कहते हैं, वहाँ पे हम निकालना चाह रहे हैं। तो हमारा जो निकल के आता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वो आती 2 के पी बाई आर क्यूब। पी आपको पता है क्या होता है, क्यू इंटू डी होता है हमारा डाइपोल मोमेंट, के आपको पता है क्या होता है 1/4πε0 होता है, और आर बहुत बड़ा होता है डी से। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एट पोजीशन ए, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डाइपोल की वजह से निकल के आ जाती है हमारी। दूसरा पॉइंट आता है हमारा एक्सियल पोजीशन की बात हो गई, इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन। अब सोचो यार एक्सियल पोजीशन क्या थी, तो अब इक्वेटोरियल पोजीशन क्या होगी, सेम टू सेम ऐसा ही कंसेप्ट होता है इक्वेटोरियल पोजीशन में भी। ये हमारा डाइपोल प्लस क्यू माइनस क्यू, होपफुली आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो मैं इसको रब कर लेता हूँ यार, यहीं पर ये आपको समझाने की कोशिश कर देता हूँ मैं, ठीक है। एक्सियल पोजीशन हमारी हट गई। अब दूसरा आते हैं इलेक्ट्रिक, इसको ए ले लेते हैं। दूसरा आते हैं यार, कहाँ पे थे हम, हाँ इक्वेटोरियल पोजीशन पे। सेकंड हमारा आया था इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन,
इक्वेटोरियल हमारी पोजीशन थी। हाँ, तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे क्या निकल के आया तुम्हारा यार, देखो ये हमारा डाइपोल है प्लस क्यू माइनस क्यू। डाइपोल मोमेंट की मैंने आपको डायरेक्शन क्या बताई थी, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ। ये हमारा डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन आती है माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ। ये हमारे डाइपोल है और यहाँ पे परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन जाती है नीचे की तरफ आर डिस्टेंस पे, तो आपकी यहाँ पे बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकल के आती है, पता ही होगा यार, आप लोग को बोर्ड्स वगैरह में पढ़ाते हैं, माइनस के पी बाई आर क्यूब, माइनस के पी बाई आर क्यूब। माइनस साइन आपको शायद दिख नहीं रहा है तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप। माइनस के पी बाई आर क्यूब, माइनस के पी बाई आर क्यूब, इसको रट लो दिमाग में गांठ बांध लो इसकी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब देखो ये माइनस साइन का क्या मतलब होता है, तो सब भाई तुम्हारा भाई यहाँ खड़ा है, सब समझाएगा तुमको। चलो तुमने नोट कर लिया था माइनस के पी बाई आर क्यूब। देखो माइनस साइन पे तुम्हें मतलब बताते हैं, ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये माइनस क्यू तुम्हारा चार्ज है, ये प्लस क्यू तुम्हारा चार्ज है। हमने बताया जब डाइपोल मूवमेंट की जो हमारी क्वांटिटी डिफाइन होती है उसकी डायरेक्शन आती है इधर की तरफ, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ। और इस डाइपोल की वजह से इक्वेटोरियल पोजीशन बी पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, क्या आएगी दोस्तों, मैग्नीट्यूड तो आपको पता होगा के पी बाई आर क्यूब। और डायरेक्शन क्या आएगी इसके उल्टी, क्योंकि हमने माइनस लगाया तो पी के, ये पी की डायरेक्शन है गाइस, पी के उल्टी डायरेक्शन, यानी कि ये डायरेक्शन, ये आ गई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके उल्टा जो हमारी हमने माइनस लगाया था फॉर्मूले में, तो पी के उल्टी जो डायरेक्शन आती है ई बी की डायरेक्शन कहलाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। ए लिख दी गलत हमने, ई बी आएगा। मैग्नीट्यूड के पी बाई आर क्यूब, डायरेक्शन डाइपोल मूवमेंट के उल्टी, डाइपोल मूवमेंट के उल्टी, समझ गए होगे। डाइपोल मूवमेंट के उल्टी डायरेक्शन आती है, हमारा डाइपोल है, डाइपोल मूवमेंट माइनस से प्लस की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड आती है इसके उल्टी, यानी कि इधर की तरफ जाती है, समझ गए होंगे। चलो ये तो हो गया तुम्हारा इसकी बात है। अब एक जनरल पॉइंट की बात कर लेते हैं कि आप किसी जनरल पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो आपने एक्सियल इक्वेटोरियल की बात कर ली, एक जनरल पॉइंट की भी बात कर लेते हैं। मान लो तुम्हारा डाइपोल का भी ऐसे कहीं पे रखा हुआ है डाइपोल, ये ठीक है, ऐसे कहीं पे रखा है, माइनस क्यू प्लस क्यू चार्ज तुम्हारा रखा है। किसी भी आप एक जनरल पॉइंट में निकालना चाहते हो, मान लो यहाँ निकालनी हमको इलेक्ट्रिक फील्ड, तब तो हम ऐसे करके एक पॉइंट ले रहे थे, एक एक्सियल पॉइंट ले रहे थे। अब किसी जनरल पॉइंट में निकाल रहे हैं, ये सी पॉइंट मान लिया, यहाँ पे हम निकालना चाह रहे हैं। कैसे निकालोगे, कुछ नहीं, इसका फॉर्मूला होता है, देख लेता हूँ, मुझे भी याद नहीं रहता, भूल जाता हूँ। के पी बाई आर क्यूब, के पी बाई आर क्यूब 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा का अंडर रूट, कन्फर्म कर लेते हैं, 1 + 3 cos, हाँ बिल्कुल सही है, 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। ये आपका फॉर्मूला आ जाता है किसी भी जनरल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का। और आर आप पूछ रहे होंगे भैया आर क्या होता है, हमने देखा था आर डिस्टेंस होता है, ये वाला यार यहाँ पे एक्सियल के लिए था, यहाँ पे इक्वेटोरियल के लिए था। अब यहीं पर ये भी आर होता है सेम टू सेम परपेंडिकुलर डिस्टेंस का, यहाँ से जो आप परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं, ठीक है, ये जो आर निकल के आता है इसको ही हम ये जो डिस्टेंस निकल के आता है इसको ही हम डी, ये जो निकल के आता है इसको ही हम आर बोल देते हैं, समझ रहे हो। फिर से बता देता हूँ, ये हमारा डाइपोल था, ठीक है, ये हमारा कोई जनरल पॉइंट था, ये हमारा कोई जनरल पॉइंट है सी, ठीक है, यहाँ से जो हम परपेंडिकुलर डालेंगे उसको हम कहते हैं आर, समझ रहे हो। चलो ये तुम्हारा हो गया, सीधा सीधा फॉर्मूला रट लो, सीधा उठ के आ जाता है 1 + के पी वाई आर क्यूब। हाँ मैं थीटा तो बताना भूल गया तुम लोग को, थीटा तो मैं आपको बताना भूल ही गया गाइस। तो ये हमारा डाइपोल है, ये हमारा डाइपोल है, और ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, ठीक है। यहाँ से जो एंगल बनना है यार, ये जो एंगल बनता है, ओ सॉरी, ये जो एंगल बनेगा हमारा, इसको हम थीटा कह देते हैं, इसको हम थीटा कह देते हैं, बस यही होता है, इसमें ज़्यादा सोचना नहीं है, कंफ्यूज हो जाओगे। वरना सी पॉइंट से जो सी एक कोई जनरल पॉइंट है, यहाँ से जो एंगल बनाएगा ये डाइपोल के साथ, उसको थीटा कह देते हैं। आर आ जाता है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और इसको हम ऐसे करके लिख देते हैं, ये आर है, ये थीटा है, के पी आर क्यूब 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। ये तो हमने ज़्यादा टाइम ले लिया, इसमें ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला नहीं था, लेकिन फिर भी यार आपको उसको दिमाग में ज़रूर रखना है। देखो अब हो गई सारी इलेक्ट्रिक फील्ड की बातें, अब आते हैं यार पोटेंशियल। चलो जल्दी 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 करेंगे। पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। चलो सबसे पहले आते हैं एक्सियल पोजीशन पे, एक्सियल पोजीशन सेम टू सेम है, बिल्कुल सेम टू सेम, एक्सियल इक्वेटोरियल की बातें होंगी यहाँ पे। तो ये हमारा डाइपोल हो गया,
ठीक है, माइनस क्यू प्लस क्यू, ठीक है, डी डिस्टेंस है इसके बीच में, और हम किसी आर डिस्टेंस पे निकालना चाह रहे हैं, आर यहाँ से यहाँ तक का है, ठीक है, ये बहुत ही छोटा होता है तो हम इसको कंसिडर ही नहीं करते हैं। आर डिस्टेंस ए पॉइंट पे हम पोटेंशियल निकालना चाह रहे हैं, तो उसकी वैल्यू क्या आती है दोस्तों, वी ए, वहाँ पे क्या आया था, इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी 2 kp/r³, यहाँ पे क्या आएगी, यहाँ पे आएगी, सोचो पता होगा तुम लोग को, kp/r², वहाँ पे क्या आई थी, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पोजीशन पे 2 kp/r², 2 kp/r³, यहाँ पे क्या आई है, kp/r²। थोड़े कंफ्यूजिंग फॉर्मूला है लेकिन तुमको याद करके चल लेंगे दोस्त, मैंने भी करे थे, तुम भी करो, क्योंकि हर बार ही पूछ लेते हैं डाइपोल, तो kp/r² याद कर लो, से दिमाग में बांध लो, और कुछ इंपॉर्टेंट तो नहीं है इसमें, यही होता है एक्सियल पोजीशन में। अब आते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन पे, जल्दी जल्दी बढ़ते हैं आगे यार। दूसरी हमारी आती है इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशन कुछ नहीं होता है, ये ऐसे करके इक्वेटोरियल पोजीशन पे हम यहाँ पे बी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालने जाते हैं, तो ये सीधा सीधा बड़ा सा जीरो आ जाता है, समझ रहे हो, हाँ एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे ये वी बी एक बड़ा सा जीरो आ जाता है, क्योंकि पोटेंशियल यहाँ पे आके हर तरफ से कैंसिल हो जाता है, जीरो हो जाता है, सिंपल यही होता है बस, और कुछ नहीं होता है, वी बी इक्वल टू जीरो। क्योंकि देखो ना, तुम लोग को अगर समझ नहीं आया फिर से बता देता हूँ, ये एक प्लस क्यू चार्ज रखा है हमारे पास, ये एक माइनस क्यू चार्ज रखा है, हमें पता है पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होता है, यहाँ पे हम निकालना जा रहे हैं परपेंडिकुलर यानी कि इक्वेटोरियल पोजीशन पे, माइनस क्यू की वजह से जो पोटेंशियल आएगा वी, प्लस क्यू की वजह से जो पोटेंशियल आएगा वी, आपस में दोनों कैंसिल हो जाएंगे, खत्म हो जाएगा, नहीं सॉरी ये मैंने डायग्राम गलत बना दिया यार, इसको माफ करना, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह बना दिया, माइनस क्यू की जो यहाँ पे पोटेंशियल आ गया, मान लिया एक्स ले लिया, प्लस क्यू की वजह से जो आएगा वो माइनस एक्स आएगा, माइनस और प्लस कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे इक्वेटोरियल पोजीशन पे हमेशा जीरो हो जाता है, वहाँ जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि आर की वैल्यू दोनों में अलग अलग हो जाती है, तो इतना समझ के चल लो, इक्वेटोरियल पोजीशन पे बी इक्वेटोरियल इक्वल टू जीरो आता है हमेशा, दिमाग में बांध के चल लो। यहाँ पे तुम्हारा ये भी खत्म होता है, एक पोजीशन रह जाती है तुम्हारी जनरल पोजीशन, तो जनरल पोजीशन की बात कर लेते जल्दी से, चलो जनरल पोजीशन की बात कर लेते हैं जल्दी से, सी पॉइंट तुम्हारा आता है जनरल पोजीशन, थर्ड ले लेते हैं, जनरल पोजीशन, जनरल पोजीशन, जनरल पोजीशन, पिछली बार क्या आया था, kp/r³, पिछली बार क्या आया था, पिछली बार हाँ kp/r³ √1 + 3 cos स्क्वायर थीटा, kp/r³ 1 + 3 √1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। इस बार क्या आएगा, इस बार थोड़ा सिंपल आएगा, ये तुम्हारा ये था माइनस क्यू से प्लस क्यू, यहाँ पे तुम्हारा कहीं पे ये जनरल पॉइंट है तुम्हारा सी, यहाँ पे तुम्हारा थीटा एंगल बना था, उसमें सेम टू सेम ऐसी डायग्राम बना था, और वी सी निकल के आता है तुम्हारा kp cos थीटा बाय r², 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 ये p है, k तुम्हें पता ही है 1/4πε0, p तुम्हें पता ही है q × d होता है, d क्या होता है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, थीटा तुम्हें पता ही है, किसी भी रैंडम पॉइंट पे तुम एंगल बना दो उसके साथ, r क्या होता है तुम्हारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तुम्हारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, खत्म, समझ गए दोस्तों, समझ गए, चलो ये तुम्हारा यहाँ पे कंप्लीट होता है पोटेंशियल की कहानी भी, इलेक्ट्रिक फील्ड और उसकी पोटेंशियल की, डायपोल की कहानी यहाँ समाप्त होती है। अब डायपोल की कुछ एनर्जी की बात कर लेते हैं जरा सी, जो डायपोल में एनर्जी होती है, और डायपोल में एसएचएम की बात कर लेते हैं सिंपल से, जरा जैसे तुम्हारे पे दो चीज़ें बची हुई हैं, चलो एक सेकंड यार मैं पेन को थोड़ी इंक पिला लेता हूँ। तो देखो यार, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर ली, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर ली, अब देखते हैं यार एक टर्म आता है हमारा टॉर्क ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, तो थर्ड पॉइंट अपना डालते हैं यार, टॉर्क ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, शॉर्ट में लिख रहा हूँ समझ लेना, ठीक है, समझदार बच्चों सारे तुम, देखो बहुत सिंपल होता है यार, फालतू बच्चे कंफ्यूज हुए बैठे रहते हैं कि टॉर्क यार होता क्या, देखो सिंपली तो मैं बताता हूँ, तुमने यार एक डाइपोल लिया, ठीक है, डाइपोल लिया, वही माइनस क्यू प्लस क्यू चार्ज का तुम्हारे पास ये डाइपोल है, डी डिस्टेंस से सेपरेट है, तुम्हें मची चुल यार, तुम्हें चुल मच गई, तुमने कहा यार इस डाइपोल को उठा के ऐसे ऊपर को हल्का सा करके देखो, कोने से ऐसे चुल मचा के देखो, इसमें तुमने इसकी चुल मचाई, और तुमने डाइपोल को उठा के इतना उठा दिया डाइपोल को, ठीक है, तुमने डाइपोल को ऐसे ऊपर खिसका के ले गए, और ये ऐसे ऐसे हो गया डाइपोल तुम्हारा, अब क्या होगा, क्या यहाँ पे टिका रहेगा यार,
को सोच के देखो, क्या यहाँ पे ऐसे टिका रहेगा? नहीं, नहीं टिका रहेगा यार। इस पे एक लगेगी टॉर्क, टॉर्क लगेगी जो कहती है रीस्टोरिंग टॉर्क। इस टॉर्क को क्या कहते हैं यार हम? इस टॉर्क को रीस्टोरिंग टॉर्क कहते हैं, क्योंकि ये रीस्टोर करती है अपने चेंज को। जो आपने इसके अंदर चुल मचा दी है, जो आपने इसको ऊपर की तरफ कर दिया है, ये वहां पे नहीं रहेगी, क्योंकि नेचुरल टेंडेंसी नहीं है उसकी इस पे, इसलिए रीस्टोरिंग टॉर्क लगेगी और ये वापस से अपनी उसी पोजीशन पे आना चाहेगी। और इस टॉर्क की वैल्यू क्या होती है यार? इस टॉर्क की वैल्यू होती है Q क्रॉस, सॉरी माफ करना यार, P क्रॉस E। आप सबको पता है P क्या होता है? P होता है यार इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी P होता है यार डायपोल मोमेंट, और E होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। P क्रॉस E टॉर्क की होती है। और ये एंगल अगर आपने थीटा एंगल से इसको ऊपर फेंक दिया, P क्रॉस E जब आप लिखेंगे तो ये आ जाता है PE साइन थीटा। पता ही होगा क्रॉस प्रोडक्ट को कैसे खोलते हैं। क्या मैंने बताया यार आपको? चुल मची, आपने ऊपर फेंक दिया डायपोल को, डायपोल फिर नेचुरल टेंडेंसी से नीचे आने की कोशिश करेगा। जब वो नीचे आते समय जो टॉर्क लगाएगा, उस टॉर्क को हम कहते हैं टॉर्क ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, जिसकी वैल्यू PE साइन थीटा के बराबर आती है। छाप लो इसको, गोले बना लो इस पे यार, गोले बना लो। सिर्फ और सिर्फ रटा मत करो यार कि टॉर्क क्या है। टॉर्क का नामो निशान ही नहीं है, कि पता ही नहीं तुम्हें टॉर्क होता क्या है। कुछ नहीं होता यार, रीस्टोरिंग चीज होती है। अब तुमने उसको छेड़ा अपनी अपनी पोजीशन पे आने के लिए, जो रीस्टोरिंग टॉर्क लगाता है वही है पी क्रॉस ई आता है। रटो मत है, इसको समझ लो, समझ लिया? ठीक है, नोट कर लिया। चलो हटाओ इसे यार, हटाओ। चौथा और हमारा आखिरी पॉइंट आता है डाइपोल मोमेंट का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जिसको हम U भी कह देते हैं यार, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो समझ जाना यार, ED का मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल है, बार बार नहीं बताऊंगा मैं। ये तो और भी सिंपल होता है यार। हमने क्या पढ़ा था? टॉर्क हमारी होती है P क्रॉस E, जिसको हम PE साइन थीटा लिख देते हैं। ऐसे ही हमारी जो U आती है, हमारी जो U बन के आती है, यानी कि U क्या? पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या बन के आती है? P डॉट प्रोडक्ट विद E। P डॉट प्रोडक्ट E, और डॉट प्रोडक्ट पता है आपको हमेशा स्केलर क्वांटिटी आता है, इसलिए PE cos थीटा। सिंपल। हाँ, यहाँ पे मैं n वेक्टर बनाना भूल गया, क्योंकि टॉर्क हमेशा एक वेक्टर है, तो वेक्टर का प्रोडक्ट भी, मतलब वेक्टर की हमें एंड में डायरेक्शन भी दिखानी पड़ेगी, तो एक एंड वेक्टर लगा देते हैं, जिससे टॉर्क की डायरेक्शन आ जाती है। टॉर्क की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? मैंने फिगर कहाँ बनाई थी? मान लो ये तुम्हारे उसने डाइपोल ने टॉर्क लगाई, आपने ऐसे उंगलियां रखी, इस तरफ उंगलियां घुमाई अपनी राइट हैंड की, और जिधर आपकी अंदर की तरफ अंगूठा जा रहा है, जिधर आपको थंब जा रहा है, उधर आपकी टॉर्क की डायरेक्शन हो जाती है। फिर से आपको समझा देता हूँ यार, ये सब आप रोटेशन में पढ़े होंगे यार। देखो, ये आपने आपको डाइपोल था, आपने चुल मचा के इसको ऐसे कर दिया, ठीक है, चुल मचा के आपने ऐसे कर दिया। रीस्टोरिंग जो टॉर्क इस पे लगने लगी अपनी नेचुरल टेंडेंसी में आने के लिए, वो इधर साइड थी, ऐसे लग रही थी, इसको ऐसे नीचे की तरफ लग रही थी, तो आपने ऐसे अपने हाथ रख के ऐसे घुमाए, अंदर की तरफ अंगूठा, यानी कि अंदर की तरफ टॉर्क की डायरेक्शन है, तो इसलिए एन वेक्टर दिखा देते हैं। अंदर की तरफ मतलब के वेक्टर, तो यहाँ पे आप के वेक्टर लगा लो, यही मतलब होता है एन कैप का भी। ठीक है, समझ गए होंगे, इतने समझदार हुआ, वेक्टर आपने पढ़ा होगा। तो हाँ, ये तो हमारी टॉर्क की बात है। पोटेंशियल की बात कर रहे थे, वो होती है PE cos थीटा। ठीक है, PE cos थीटा। चलो तुमने यार कॉपी कर लिया होगा। चलो, ये सब तो हमारी बातें हो गई। यहाँ पे हमारा डाइपोल भी खत्म होता है यार। एक डाइपोल का छोटा सा एप्लीकेशन और मैं आपको बता देता हूँ, जो कि आपने SHM जब कोई पढ़ा होगा, तो हो सकता है आपने जब ध्यान कम दिया हो, ये तभी देखना जब आपको SHM आता है यार। सिंपल सा कंसेप्ट है इसका। SHM आपको पता है क्या होता है? जब हम किसी ऑब्जेक्ट को हल्का सा डिस्प्लेसमेंट देते हैं, एंगुलर SHM की बात कर रहा हूँ, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट, मान लो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ पे ये कुछ इसका पाइवेटेड है मतलब इसमें हम यहाँ से घुमा सकते हैं, इस पर रोटेशन पॉसिबल है इस एक्सिस के। हमने इसको हल्का सा इधर को टॉर्क मारी, टॉर्क मारने की वजह से इस पे जो रीस्टोरिंग टॉर्क आएगी, जो वापस अपनी नेचुरल टेंडेंसी वाली टॉर्क आएगी, उसकी वजह से जो इसमें उसकी वजह से टॉर्क आएगी, उसकी वजह से जो इसमें काम होने लगते हैं, टॉर्क आने लगती है, उसको एंगुलर SHM कह देते हैं। सब तो आपने रोटेशन में समझा होगा। तो बेसिकली मैं आपको सिंपल सा एप्लीकेशन बता दे रहा हूँ डाइपोल का। रोटेशन में बिल्कुल सेम जैसे हमने टॉर्क की परिभाषा समझी थी, वैसे ही समझ लेते हैं। ये आपने डाइपोल था, ठीक है, -q + q,
आपने इसको हल्का सा डिस्प्लेस करा, हल्का सा डिस्प्लेस करा, हल्का सा डिस्प्लेस करा, तभी एसएचएम पॉसिबल है। जब हल्का सा डिस्प्लेसमेंट करते हैं, अगर आपने थीटा की वैल्यू, ये जो आपने हल्का सा थीटा से इसको डिस्प्लेस करा था, अगर आपने थीटा की वैल्यू बड़ी कर दी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, तब एसएचएम पॉसिबल नहीं होगा, तब उधर को भाग जाएगा। एसएचएम तब पॉसिबल है थीटा की वैल्यू बहुत स्मॉल होती है, बहुत स्मॉल होती है, थीटा की वैल्यू बहुत स्मॉल होती है, तब एसएचएम पॉसिबल है। तो आपने इसको हल्के से थीटा से करा तो इस पे रिस्टोरिंग फोर्स लग गई, जिसकी वैल्यू आती है आपको पता है पीई साइन थीटा, पीई साइन थीटा। अब इसमें होने लगा एसएचएम। भाई देखो एसएचएम क्या होता है, भाई एसएचएम समझा देते हैं आपको जरा सा। अगर आपने इसको हल्का सा डिस्प्लेसमेंट करा, एसएचएम हो जाएगा, एम्पलीट्यूड इसका क्या होगा, प्लस थीटा माइनस डी थीटा प्लस थीटा माइनस थीटा, यानी कि आपने इसको हल्का सा अगर ऊपर की तरफ फेंका, रिस्टोरिंग टॉर्क ऐसे लगेगी जो इसको लेके आएगी, फिर ये यहाँ तक जाएगा, माइनस थीटा तक जाएगा, और ऐसे 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 होता रहेगा, ये ऐसे ऐसे, यही एसएचएम होता है यार। एसएचएम मैंने आपको बताया कि हल्का सा डिस्प्लेस करोगे तो ऐसे ऐसे ऊपर नीचे एसएचएम होने लगा, जिसका एंगुलर एम्पलीट्यूड आएगा थीटा और माइनस थीटा, ठीक है, यही मैं बता रहा था। और क्योंकि साइन थीटा बहुत छोटा है, क्योंकि थीटा बहुत छोटा है, इसलिए साइन थीटा भी बहुत छोटा है, तो साइन थीटा इक्वल्स टू थीटा, बिकॉज थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा इज स्मॉल, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं टॉर्क इक्वल्स टू पी ई थीटा। बहुत बार यूज हो जाता है ये, बहुत बार एग्जाम में आ जाता है कि भैया हमने छोटा सा डिस्प्लेसमेंट दे दिया इसके ऊपर, डायपोल के ऊपर, तो टॉर्क निकालो। फिर बच्चे सोचते हैं भैया एंगल तो दिया हुआ है 22 और हमें साइन 22 की वैल्यू ही नहीं पता है, मतलब 22 तो नहीं दिया होगा, बहुत ही छोटा सा एंगल दिया होगा, मान लो 1 डिग्री एंगल दिया हुआ है, तो आप लोग को साइन 1 की वैल्यू ही नहीं पता है, तो उस केस में आप कह सकते हो क्योंकि 1 एक बहुत छोटा सा एंगल है, इसलिए हम साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं, और थीटा की जगह हम सीधा 1 डिग्री लगा सकते हैं इंस्टेड ऑफ साइन 1 डिग्री। समझ गए होगे, नोट कर लो, पता ही होगा, तो तुमको मिटा देता हूँ मैं इसको। चलो यार, यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है ऑलमोस्ट, ठीक है, हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म क्या, एक और टॉपिक रह जाता है, वो और करा देते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है। चलो लास्ट टॉपिक यार डाल लो हमारा, डी टॉपिक, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल पता होगा बहुत सारे लोग को, आपको बोर्ड में भी पढ़ा होगा आप लोग ने, सिंपल सा होता है, हमको पता होता है यार, डी वी इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर, सबको पता है, और इसको ऐसे भी लिख लेते हैं कुछ लोग, डी वी बाई डी आर, जो कि एक वेक्टर हो जाता है, इक्वल्स टू माइनस ई, इक्वल्स टू माइनस ई। अब इसका आपको बेसिक मतलब समझना है, तो मतलब को आपको ज़रूरत नहीं है, ऐसे समझ लो, जब आपको किसी ए पॉइंट पे और बी पॉइंट, इन दोनों पॉइंट के बीच में यहाँ पे कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ दी हुई है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे में इलेक्ट्रिक फील्ड है, और आपको ए और बी के बीच में पोटेंशियल निकालना है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल आएगा उसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं वी ए माइनस वी बी इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन ए से लेके बी ई डॉट डी आर, बस इतना सा होता है यार, इसको नोट कर लो, इस वाली फॉर्म को नोट कर लो, इस वाली फॉर्म को नोट कर लो, सिंपल, इनके अलावा क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा तुम्हारा, यही होता है यार, बी ए माइनस वी बी माइनस ई ए डॉट डी आर, सिंपल सा इंटीग्रेशन वगैरह आपको लगाना पड़ता है, उसके अलावा यार कुछ नहीं होता है। तो दोस्तों ये हमारा चैप्टर यहाँ होता है ख़त्म। चलो अब कर लेंगे, तुमसे विदा लेते हैं यार, पसंद आया होगा तुम लोग को। देखो कोई भी तुम्हें दिक्कत आती है तो बिल्कुल यार कमेंट सेक्शन में पूछो, टेलीग्राम पे जुड़ जाओ हमारे साथ, वहाँ पे तुम्हारी कम्युनिटी है, वहाँ पे हम बच्चों की हेल्प ज़रूर करेंगे। और जो मैंने आपको बताया यार, प्लीज़ उसको नोट करना अच्छे से, डिब्बे बनाना, इसके शॉर्ट नोट्स आपने अगर बनाए नहीं होंगे तो ये एक तरह से आपके लिए शॉर्ट नोट्स की तरह भी काम आ जाएंगे, जो मैंने आज आपको रिवीजन कराया है। जिसकी ज़ीरो तैयारी है यार, उसके वो अगर देख रहा है तो वो बिल्कुल चाट जाए, इनको पी जाए, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना शुरू कर दे। क्वेश्चन अगर तुमसे नहीं बन रहे हैं कोई बात नहीं, तुम देख के कर लो, देख के मेथड सीख लो, अरे कैसे होते हैं क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उनसे उनको टेस्ट की तरह ना देके उनसे सीख ले लो। और मैं भी आप कुछ क्वेश्चन कराऊंगा आपको, उनसे भी आप सीख ले सकते हो, पर अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे, वो आपको पूरा चैप्टर रिवाइज करा देंगे। ऐसे में क्वेश्चन आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक या आगे जो भी चैप्टर होंगे सब में कराऊंगा। तो चलो यार
तुम लोग अच्छे से पढ़ाई करना, ऑल द वेरी बेस्ट। दिस इज अजय प्रताप सिंह साइनिंग ऑफ।